मैडम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करना सॉरी चाहती हूँ। सॉरी शाइस्ता, फिर से पूछेंगे जी। मैडम मैंने आपका थैंक यू करना था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सॉरी। पिछले 2 मंथ से मैं आपको सुन रही थी अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसमें क्लियर हो गया था एग्ज़ाम और मैंने आज हाँ, स्पेशली इसलिए क्लास अटेंड की थी कि मैं आपका थैंक यू करूँ। थैंक यू सो मच मैडम। मोस्ट वेलकम। नो डाउट आपकी और आपकी फैमिली की तो सबसे पहले मेहनत है, हम तो यहाँ गाइड कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है मेहनत तो आपने सादा की है कि और साथ फॉलो की है। तो चलो शुक्र है कि यू पास्ड एंड थैंक्स फॉर एक्नॉलेजिंग। आई एम सो ग्लैड। एक पूरा ना स्टेप हो गया, इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा, आगे बड़ा कुछ है, लेकिन माशाल्लाह काफी आपने अच्छा। इट्स आई थिंक इट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट माशाल्लाह। चलो बहुत मुबारक हो। थैंक यू मैडम और मैडम आपकी बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है। आए अच्छा, चलो आई एम सो हैप्पी। कोई एक्नॉलेज करे जाहिर है अच्छा भी लगता है, और पास जब होके थैंक आते यू हो तो सो मच। बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो हो फायदा हो रहा है सबको। और मुझे तो मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे लिए नो डाउट कोविड एक बहुत ही बुरी चीज रही, लेकिन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है ना। उससे ये जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों को फायदा इस तरह से हो गया कि जो नहीं आ सकते थे, वरना हमारे पास 20 या 30 मैक्सिमम हुआ करते थे जब हॉस्पिटल में जो क्लासेस हुआ करती थी। तो लेकिन अब ऑनलाइन में तो हमारा एवरेज 100 है तकरीबन। तो आई थिंक के देखो 70% लोग तो वो हैं जो आ नहीं सकते थे हॉस्पिटल। तो आई थिंक इससे काफी वो हो गया। और शाइस्ता को एक्सपीरियंस, किसी ने शाइस्ता से कोई क्वेश्चन पूछना है, आई थिंक वी कैन, हम फटाफट इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। पासिंग कैंडिडेट एक हमारे पास आई है, एक्सपीरियंस्ड है, कोई एडवाइस। और मैं तो कहती हूँ सदका जारिया होता है ये, कि आप अपना एक्सपीरियंस और अपना सारा कुछ आगे कन्वे करते रहो। मैडम एडवाइस बस यही है कि अ, बस कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें और मुझे लगता है कि डॉक्टर राशिद लतीफ और आपका जो हमने सुना है बेसिकली ये होता है कि हमें गाइडेंस नहीं होती, हम पढ़ सारे रहे होते हैं, सारे लोग फॉलो वो बुक्स को फॉलो कर रहे होते हैं सारा कुछ, बिल्कुल। लेकिन गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है कि हमने क्या चीज बोलनी है, कि किस मतलब क्या चीज रिक्वायर्ड है और क्या एक्यूरेटली बोलनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मुझे लगता है कि आप अगर क्लासेस लेते हैं रेगुलरली और आप ये सारा फॉलो करते जाते हैं तो आपका एक वो रूटीन बनती जाती है कि आप उसी तरह फिर चलते हैं। जैसे आप एक दफा सुनते हैं तो आपको नहीं समझ आती कि आपने ऐसे बोलना है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब रेगुलरली सुनते जाते हैं तो आपका इंक्रीज होता जाता है वो कि आपने क्या स्पेसिफिकली बोलना है, क्या रिक्वायर्ड है, उतना ही फिर आप बोलते हैं, फिर उसी के हिसाब से होता है एग्जाम में भी। और मैडम बड़ी बहुत ज्यादा फायदा होता है। इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि कहने को सिर्फ ये चलो सुनने वाली बात है कि पढ़ते रहना कंटिन्यूसली, लेकिन ये वाकई देखो जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, वो एक और टाइम होता है। उसमें नो डाउट एकेडमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वली, जो साथ साथ केस प्रेजेंटेशंस होती रहे दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उस सारी प्रैक्टिकल वर्क को जब थ्योरी के साथ रिलेट करके एग्जाम देना है, उसके लिए आपको एक गाइडेंस थोड़ी सी चाहिए। क्योंकि जो एग्जाम का सिनेरियो है ना, वो एक काफी डिफरेंट सिनेरियो है। वहां पे नर्व्स को मेंटेन रखना, वहां पे इतने बड़े एग्जामिनर को एकदम से जाके फेस करना और उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना, वो सारी चीजें जो है ना, एक पूरा एक मैशअप है बहुत सारी चीजों का उसके अंदर। अ, और सिमिलरली कई दफा जो एग्जाम में सिनेरियो होता है, आपको वही सिनेरियो कई दफा ऑपरेशन थिएटर में अटेंडेंट्स के सामने फेस करना पड़ता है, आपको प्राइवेट प्रैक्टिस में क्लिनिक के अंदर बैठ के फेस करना पड़ता है, जब पेशेंट के अटेंडेंट्स आ जाते हैं एकदम से मिलके, एंड दे वांट टू नो एग्जैक्टली कि क्या आपका डिसीजन होगा इसके लिए। वो एक तरह से एग्जाम इटसेल्फ एक आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है कि आपने अपनी नर्व्स मेंटेन रखनी है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे इतना क्लैरिटी हो कि आप हर सूरत आपको पता हो कि इफ यू आर सेइंग दिस तो यू नो एग्जैक्टली हाउ टू जस्टिफाई इट। तो ये जो और टाइम मैनेजमेंट में, ये नहीं मतलब एज लाइक डॉक्टर्स ऑल्सो, डॉक्टर्स छोड़ो पूरी दुनिया में नोबडी हैज टाइम कि वो अनफोकस्ड बात करे, ठीक है ना। तो इस वजह से एग्जाम इटसेल्फ जो है ना, एक उन सारी चीजों की ट्रेनिंग का भी पार्ट है।
तो शायद सर ने सही कहा है कि इन सारी चीजों में एवरीवन नोज बाय द टाइम यू रीच, जब आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हो, आफ्टर ऑल द ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, IIMM एग्जाम्स, साइनॉप्सिस एंड डिसर्टेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ट्रेनिंग सिर्फ अस्पताल जाने वाली ट्रेनिंग नहीं होती, उसमें से आपने बड़ा कुछ गुजार चुके होते हो। उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर चुके हो तो पार्ट 2 के लिए, एंड स्पेशली फॉर द टॉक्स एंड वाइवा थिंग, जब आप थ्योरी भी पास कर रहे हो, तो देर कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको जस्टिफाई करने का ना पता हो, जिसको पता ना हो कि वो बात क्या कर रहा है, या जिसको पेशेंट को मैनेज करना या पेशेंट का डायग्नोसिस बनाना ना आता हो। कोई एक बंदा नहीं होता जो वाइवा ये टॉक्स के लिए जो क्वालिफाई करके पहुंचे उन्हें ना पता हो। लेकिन वही बात है, थोड़ी सी गाइडेंस कि उसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, अपनी नर्व्स को कैसे मेंटेन रखना है। सो एग्जाम जो है, इसलिए देखो कितने कुछ लोगों को कितने साल लग जाते हैं, हालांकि वो शायद ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं और वो ज्यादा अक्लमंद होते हैं, और मे बी सर्जिकली उनका हैंड इज बेटर देन, मे बी बेटर देन दोज हु पास इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इवन। बट जो ये सारी चीजों का एक मैशअप बनाने की रेसिपी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो एंड प्रोडक्ट है वो आपने एग्जाम में जाके देना है। और इस वजह से उसमें थोड़ी सी अगर गाइडेंस वाली चीज भी ऐड हो जाए तो क्योंकि नो डाउट जैसे मैंने कहा है कि मेहनत तो सारी ज़ाहिर पासिंग कैंडिडेट की अपनी है, और जो भी कॉपरेशन उसकी फैमिली की, बट थोड़ा सा उसके अंदर अगर गाइडेंस ऐड हो, और वो मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअस गाइडेंस है। इसलिए इस कोर्स में भी मेरा एम्फेसिस सारा ये था कि इस कोर्स का फायदा ही तब है कि इफ इट इज अ कंटिन्यूअस कोर्स, देयर इज नो पॉइंट कि ये 2 हफ्ते का कोर्स होके खत्म हो जाए या ये 2 महीने का होके खत्म हो जाए। इट हैज टू बी लाइक अ कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग कोर्स, क्योंकि ये गाइडेंस बेशक कोई फर्स्ट ईयर रेजिडेंट लेना शुरू कर दे क्लासेस, वो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट फर्स्ट ईयर से ही अगर वो अपनी अप्रोच लेके और इस गाइडेंस के साथ चलता रहे, तो वो नो डाउट फोर्थ ईयर के बाद शायद अगले महीने एग्जाम भी दे तो वो पास हो जाए। बट फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी डजंट हैव टाइम और वो फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी से नहीं भी क्लासेस अटेंड कर सक रहा, तो वो चलो एग्जाम की तैयारी से पहले 3 4 6 महीने भी अटेंड कर ले तो काफी बेहतर हो जाए। तो जी कंटिन्यूअस गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वही बात कि कंटिन्यूअसली पढ़ते रहे। अभी तो वही बात है कि एग्जाम पास हो गया शाइस्ता का, पढ़ाई उसकी भी खत्म नहीं होनी। अब एक नया फेज स्टार्ट हो जाता है अभी इंशाल्लाह, होना पड़ेगा, क्योंकि आपने अब जाहिर है एक जगह पे तो नहीं ना बैठ जाना, अब तो वैसे ही द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। अब जो FCPS पास कर रहे हैं, शायद 20 साल पहले जिन्होंने पास किया उनसे काफी डिफरेंट वर्ल्ड है। अब आपको और भी बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह, और लेकिन आप कर तब सकते हो ना जब तक एक पार्ट 2 ना पास हो। तो इसलिए पार्ट 2 वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे कोई प्रैक्टिस, और इट्स नो डाउट द हाईएस्ट थिंग यू कुड डू इन दिस कंट्री, तो वो माशाल्लाह अचीव हो गया। तो आगे तो सारी जिंदगी जो मर्जी करते रहे बंदा, वो तो फिर एक नेवर एंडिंग ही है। वो कहते हैं ना, स्काई इज इवन नाउ स्काई इज नॉट द लिमिट, अब तो इतना कुछ। तो यस इंशाल्लाह, तो इसी तरीके से करना है कि नॉन स्टॉप होता रहे काम, तो फिर इंशाल्लाह हो जाता है। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर शाइस्ता एज वेल, कि स्पेशली जिनका एग्जाम पास हो जाए, अब उनके पास टाइम भी होता है जिस भी डिपार्टमेंट में हो। सॉरी, अपनी एजुकेशन तो खैर चलती रहेगी लर्निंग में, लेकिन उसके साथ साथ आपको यही सारी नॉलेज अगली जनरेशन्स में ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। और एक्चुअली जब आप अगलों में ट्रांसफर कर रहे होते हो तो इट्स नॉट जस्ट कि उनको फायदा हो रहा होता है, यू विल रियलाइज कि आपको खुद कितना फायदा होगा इस चीज का। सो इट्स बेटर कि ये वही बात है जिससे किसी ने चार्ट में लिखा है कि जो सदका जारिया है ना, जैसे क्लासेस नॉन स्टॉप होती रहनी चाहिए, इस तरह सदका जारिया भी नॉन स्टॉप चलता रहना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो गुड। सो और कुछ चीज किसी ने कुछ पूछना है? शाइस्ता इज हियर, कोई कोई एक्सपीरियंस से बात, तो फिर वरना हम आगे बात स्टार्ट करते हैं। किसी को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम लगी हो, किसी को कुछ और कोई कंफ्यूजन, कुछ कोई क्वेश्चंस ऐसे आए हो? जी ठीक है, चलो सो वी कैन स्टार्ट ऑफ। गुड, थैंक यू शाइस्ता। अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो, यू कैन ऐड ऑन टू माय पॉइंट्स। अगर आप जाना भी चाहते हो, वी वर सो ग्लैड यू केम। बड़ा इनकरेजिंग होता है नो डाउट हमारे लिए भी जो कोर्स करा रहे हैं, और जब जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो पासिंग कैंडिडेट से मिलके
उनको भी बहुत ज्यादा इनकरेजमेंट होती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जो पासिंग कैंडिडेट्स आते हैं, और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है जो पास नहीं होते और वो क्लासेस में आके अपनी प्रॉब्लम्स, दे कम अप विद देयर प्रॉब्लम्स, और उससे सबको भी फायदा होता है और उन लोगों को भी फायदा होता है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती कि कोई पास नहीं हुआ। सभी फेल होके ही पास होते हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो फेल होके पास होता है वो बाद में जाके ज्यादा मेच्योर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला बंदा होता है। तो एंड पे तो ये मैटर करता है कि आपने डिग्री ले ली है, कितनी दफा करके ली है खुद भी नहीं याद रहता इंसान को कि कितनी दफा ली थी। सो अगर इफ यू डोंट पास, यू हैवंट पास द एग्जाम, इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू कम अप विद द प्रॉब्लम्स। वरना बात के लिए तो हम लोग सारे अवेलेबल ही हैं, जब मर्जी जो मर्जी पूछो। ठीक है, चलो, सो वी कैन स्टार्ट ऑफ। थैंक यू अगेन शाइस्ता। ओके, सो यस, हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन? मैं आप लोगों के ग्रुप में देख रही थी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे कि कैसे स्टार्ट किया जाए, कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, क्या किया जाए। देखो, बात यह है कि किताबें तो पढ़ ली हुई हैं, ठीक है, एक एक दो आप अपनी टॉक्स की बुक भी रख लो, बट देखो जो टॉक्स वाला स्टेशंस है ना, कुछ तो जो स्किल डेमोज वाले स्टेशंस है, उसके लिए तो आपको नो डाउट टॉक्स की किताब इसलिए जरूरी है कि 1 2 3 4 करके आपको सारी टिप्स आ जाएंगी। उसके अंदर बहुत सारी टॉक्स की किताबें मौजूद है, बहुत सारे ऑथर्स की, किसी एक ही उठा लो, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं, वो 15-15 टॉपिक बनाओ जो सिर्फ स्किल डेमोस के, जो आपने आईएमए में भी किया था, जो किताब आईएमए में पढ़ी थी वो ही कर लो। बट वेन देन देर आर स्टेशंस जो के क्लिनिकल हैं, जैसे डायबिटीज है, अनीमिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन टॉपिक्स के लिए वो टॉपिक्स आप किसी बुक से नहीं कर सकते फ्रैंकली, वो टॉपिक्स आपको ग्रुप स्टडी से करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 मंथ्स, अगला एग्जाम कब एक्सपेक्टेड है मुझे बताओ? बीच में क्वेश्चंस भी चैट पे हो रहे हैं, मैं भी उसके जवाब देती हूँ। अच्छा हाँ बताएं, अभी एनी आपके क्वेश्चन का मैंने जवाब देना, मुझे याद कराना। हाँ जी, अच्छा बताओ, मैं क्या पूछा मैंने आपसे? मैं म्यूट कर रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, अगला एग्जाम चलो 3 महीनों के बाद है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद तो है ना, और वाइवा मेरा ख्याल है 4th मंथ में होगा। एमसीपीएस के लिए भी बताती हूँ, गुड, दिसंबर में एमसीपीएस का वो तो करीब है, लेकिन चलो उसका भी बता देती हूँ। तो जाहिर है थ्योरी आप लोगों की अगर क्लियर हो चुकी भी है, और अब अगर आप सिर्फ वाइवे की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो भी वैसे टाइम काफी है, लेकिन जैसे शाइस्ता ने बताया, पढ़ाई नहीं छोड़नी, आहिस्ता आहिस्ता कीप ऑन डूइंग इट। करना कैसे है कि ग्रुप बनाओ, 2 दोस्तों का मिनिमम, 4 से 5 हो तो बहुत ही अच्छा है। उसमें ये होगा कि आप शुरू से शुरू टॉपिक से स्टार्ट करोगे, लेकिन बिफोर यू स्टार्ट सिटिंग विद ईच अदर, हफ्ता दो एक अपना होमवर्क करने के लिए, मे बी 1 वीक और 2 वीक। हफ्ता किस तरह देना है, उसमें होमवर्क क्या करना है? देखो, जो तो आपका है ना स्किल डेमो के स्टेशन, वो तो आपने खुद याद करने हैं, चाहे आप 1 महीना दे दो इस काम में, लेकिन वो इतने अच्छे याद करने हैं कि वो स्टेशन हैं जो स्कोर करेंगे। जो उन स्टेशन में अच्छा स्कोर नहीं करेगा उसका पास होना मुश्किल हो जाएगा। वो जिसे कहते हैं ना, वो एबीसी वाली चीज है हमारे लिए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको ना आए। तो आपने वो स्किल डेमो वाली चीजें डिफरेंट बुक्स में, आप कोई डॉक्टर बीना सोहेल वाली बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर आप पूरा सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो उसी तरह आप उसको 1 2 3 उसी तरह कर लो, बट डोंट डू अननेसेसरी थिंग्स। सिर्फ आपने वो स्किल डेमोज वाली अच्छी तरह की, ठीक है, बिकॉज यू हैव डन गाइडलाइंस, यू हैव डन द थ्योरेटिकल पार्ट। अब प्रैक्टिकल वाली में बात कर रही हूँ। नंबर 2, वो करने के बाद आपने जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए यू हैव टू मेक फ्यू पॉइंट्स, आपने उसके टॉपिक्स बनाने हैं। हमारे पास रोज रोज के बहुत सारे स्टेशंस के टॉपिक्स आ गए हैं, नहीं भी आए तो आप लोग खुद बनाओ। जो पहले लॉन्ग केसेस अगर किसी ने बीएमए या तैयारी की हुई है उससे उनको आइडिया होगा, या अदरवाइज वी ऑल नो के जो मेजर टॉपिक्स होते हैं वो तो बनाओ पहले, जैसे अनीमिया, कार्डियक डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, आईयूजीआर, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, एनोमलस बेबी, और हाइड्रोप्स फेटालिस, एंड अनश्योर ऑफ डेट्स, ये स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज,
और एब्रप्शन और इन्फेक्शंस विच स्पेशली इंक्लूड मे बी हर्पीज एंड चिकन पॉक्स और वो सारा कुछ, ठीक है। ये कोई 20 को टॉपिक ऑप्स के बनेंगे, ये सिर्फ मेजर की बात कर रही हूँ टॉपिक्स, वरना बहुत सारे माइनर भी टॉपिक्स हैं जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी आ जाता है, जिसके अंदर थायराइड डिजीज भी आ जाता है, अजमा भी आ जाता है, उसके अंदर बेतहाशा और छोटी मोटी ये ऑटो इम्यून, एसएलईज और ये सारी भी चीजें आ जाती हैं। लेकिन मैंने इनके नाम नहीं लिए, मैंने सिर्फ नाम लिए हैं बड़े बड़े मोटे मोटे नाम लिए हैं, यानी कि अनीमिया टाइप जो के आएंगे उनमें से तो आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह गायनी के टॉपिक्स की लिस्ट बना लो, सब फर्टिलिटी, फाइब्रॉइड, ओवेरियन मास, एब्डोमिनल मास और पेन, क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, यूवी प्रोलैप्स, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और वजाइनल इन्फेक्शन और I may be missing a major, anything major in this. Oncology का, yes, postmenopausal bleeding, endometrial polyp, irregular bleeding, continuous vaginal bleeding, HMB, etc. ये 20 को टॉपिक गायनी के बन जाएंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि ग्रुप में नहीं बैठना, अभी आपने घर में होमवर्क करना है। होमवर्क आपने ये करना है कि व्हेन यू हैव मेड द लिस्ट ऑफ दीज टू थिंग्स, यानी गायनी और ऑप्स के टॉपिक्स की, तो फिर आपने हर एक को कैटेगराइज कर देना है। देखो, आपने हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, ये 4 हिस्सों में हर टॉपिक के आपने हिस्ट्री के फोकस्ड पॉइंट्स, you should know baseline antenatal history. Baseline antenatal history is not a problem now, however you need to know, क्योंकि एग्जाम में अगर सिर्फ हाइपरटेंशन आ जाता है तो आपको ये तो पता हो कि आपने बेसलाइन में क्या पूछ लिया, राइट। सो लेकिन स्पेसिफिक टू हाइपरटेंशन कितना इंपॉर्टेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके एक एक पॉइंट, इस वक्त के क्या सिम्टम्स थे, उसको हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, वॉमिटिंग, स्वेलिंग्स, एपिगैस्ट्रिक पेन, ये इनमें से कोई एक सिम्टम भी आप मिस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते हो कि हेडेक पूछ लिया और आपने स्वेलिंग्स का पूछ लिया, बट यू हैव फॉरगॉटन टू आस्क अबाउट द एपिगैस्ट्रिक पेन। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह, इवन एपिगैस्ट्रिक पेन एंड प्री एक्लेम्पसिया सो इम्पोर्टेंट। वी हैव, ऑल्दो इट्स रेयर, लेकिन हमें पता है कि उसमें लिवर का हेमरेज और सब कैप्सुलर हेमरेज का कॉम्प्लिकेशन है। सो एपिगैस्ट्रिक पेन, आपने ये सारे सवाल और पूछने में तो 2 सेकंड लगेंगे। सो हाइपरटेंशन से अगर स्पेसिफिक हिस्ट्री की बात करें तो इस वक्त के सिम्टम्स, उसके बाद आपने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कि चलो जो भी उसका कब से ब्लड प्रेशर ज्यादा है वो सारा कुछ, फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर्स फॉर द बेबी एंड फॉर द मदर, एंड देन पॉसिबल कॉज फॉर हाइपरटेंशन, कि क्या उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है हाइपरटेंशन की, क्या उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन, क्या उसके पीआईएच ऑफ फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, क्या वो ऑटोइम्यून की पेशेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बेतहाशा इसकी कॉजेस। तो ये पीआईएच के पेशेंट की स्पेसिफिक टू पीआईएच होगी हिस्ट्री। जब आपने ये नोट्स बनाए होंगे ना कि ये सिर्फ हाइपरटेंशन है, पीआईएच है, और इसके ये हिस्ट्री के 10 पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, या 3 पैराग्राफ में पॉइंट है कि इस वक्त क्या सिम्टम्स है, नंबर 2 उसके इस प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर कब पता चला, क्या ट्रीटमेंट लेती रही, क्या हुआ, नंबर 3 पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स जो मदर को हो सकते हैं, जो बेबी को हो सकते हैं, कि क्या आपके बेबी की ग्रोथ तो नहीं कम बताई हुई, या उसके पानी की कमी तो नहीं बताई हुई, या आपको लगता है कि आपका जो एब्डोमिनल गर्थ है अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल एज ठीक बढ़ रही है, एटसेट्रा। और नंबर 4 वजह क्या हुई, उसे पीआईएच हुआ ही क्यों, क्या वो ऑटोइम्यून की पेशेंट है, क्या वो, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये 3-4 पैराग्राफ्स में आपने, इसी तरह अनीमिया, हर टॉपिक से स्पेसिफिक उसकी हिस्ट्री होती है। अनीमिया के प्रेजेंट सिम्टम्स इतना ब्यूटीफुली बोले जाए कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने हिस्ट्री लेते हुए ही डिफरेंशिएट कर दिया अनीमिया को कार्डियक डिजीज से। यानी कि जब आप एनीमिया की हिस्ट्री ले रहे हो तो आप उसे पूछोगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह तो होती हुई है, लेकिन पहले वो फटीग की हिस्ट्री देगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ड्यूरिंग वर्क की हिस्ट्री देगी, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स की हिस्ट्री देगी, फिर वो बताएगी, फिर आप उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप होती है। लेकिन जो कार्डियक पेशेंट है वो फटीग और लैक ऑफ कंसंट्रेशन से पहले उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशंस और स्वेटिंग, कोल्ड स्वेट्स और वो सारा कुछ होता है, ठीक है। तो आपकी हिस्ट्री के, और फिर जब आपको यू नो इन योर हिस्ट्री के शी इज अ पेशेंट ऑफ एनीमिया, तो पहले एनीमिया के प्रेजेंट सिम्टम्स, उसके बाद उसकी कॉज क्या थी। कॉज का क्या मतलब कि क्या वो HMB उसको पहले होता रहा कभी,
क्या वो थैलेसीमिया की कोई फैमिली हिस्ट्री या उस पेशेंट में हिस्ट्री तो नहीं, या वर्म इन्फेस्टेशन की हिस्ट्री तो नहीं, या कोई क्रॉनिक डिजीज की हिस्ट्री तो नहीं, या कोई मलेरिया या ऐसी रिसेंट हिस्ट्री तो नहीं। तो ये आपने इसकी पूरी कॉज और फिर अब तक की क्या ट्रीटमेंट उसने ली है, राइट। सो इसी तरह अनीमिया को हमने जो स्पेसिफिक टू अनीमिया अदर देन द बेसलाइन एंटीनेटल हिस्ट्री जो हमने डिवाइड किया, वो हमने इस तरह से डिवाइड किया कि हमने उसको सिम्टम्स, प्रेजेंट सिम्टम्स, अनीमिया का इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी होता नहीं है एक्चुअली, एक्सेप्ट कि मदर को बाद में पीपीएच हो या मदर की फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट हो, बेबी को अनीमिया इमीडिएटली कुछ नहीं कहता। सो इस वजह से आपने अनीमिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया कि आपने पहले प्रेजेंट सिम्टम्स की बात की, उसके बाद आपने उसके क्या कहते हैं कॉज की बात की, और आपने उसके बाद अब तक की जो ट्रीटमेंट ली। सो आप इस तरीके से इन दिस वे यू विल नॉट मिस एनीथिंग। अगर वहां जाके सोचने बैठोगे ना, क्योंकि वी हैव ऑल डेल्ट विद एनीमिया इन आवर वार्ड्स और हम सारी वक्त से देखते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर नहीं याद करके गए हुए और वहां जाके हम एकदम से बैठे और हमने जब बोलना शुरू किया, तो वी मे फॉरगेट कि हमने उसकी कॉज नहीं ढूंढी। और अगर कॉज नहीं ढूंढी अनीमिया की, तो आप ट्रीट कैसे करोगे? अनीमिया की ट्रीटमेंट इज नॉट जस्ट रिप्लेसिंग आयरन और जस्ट रिप्लेसिंग एचबी, इट्स ट्रीटिंग द कॉज आल्सो, राइट। रिमेंबर, जब भी जिंदगी में अनीमिया का मरीज देखो, उसकी एचबी ठीक करना ही सिर्फ उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी अनीमिया की कॉज को ट्रीट करना भी उसका ट्रीटमेंट है, फिर अनीमिया ट्रीट होता है। वरना खाली एचबी ठीक करके वो उसको घर भेज दें तो वो अगले महीने फिर अनीमिया के साथ आ जाएगी, तो इससे बड़ा क्या फेलियर। ठीक है। सो आपने अनीमिया, इसी तरह हर टॉपिक जो मैंने आपसे कहा, कार्डियक डिजीज, आईयूजीआर, ओलिगोहाइड्रोमनियोस, पॉलीहाइड्रोमनियोस, हाइड्रॉप्स और हर चीज, बल्कि हम हाइड्रॉप्स वगैरह पे भी एक दफा क्लास कर लेंगे, वो टॉपिक सबको बड़ा तंग करता है। सो इस तरीके से आपने हिस्ट्री के एग्जामिनेशन, इसी तरह स्पेसिफिक टू द टॉपिक एग्जामिनेशन, एक तो बेसलाइन आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इज अ मस्ट एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट ओनली इन एग्जाम बट इन योर क्लिनिक और इन ओपीडी और इन वार्ड। अगर आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करना आता इन अ सिस्टमैटिक वे, तो आई डोंट थिंक दैट यू कैन प्रैक्टिस क्लिनिक इंडिपेंडेंटली। उसकी वजह यह है कि इफ यू आर मिसिंग अ पेशेंट विद अ थायराइड प्रॉब्लम, और इफ यू आर मिसिंग अ पेशेंट विद अ ब्रेस्ट लंप, और इफ यू आर मिसिंग अ पेशेंट of lymph of large lymph nodes, and she's coming to your clinic and you have missed this finding, तो व्हाट वाज द पॉइंट इन हर कमिंग टू क्लिनिक ऑफ अ स्पेशलिस्ट। ठीक है ना। अगर एक मरीज आपके क्लिनिक पे आया है, तो जनरल फिजिकल का मकसद ये है कि आप वो चीजें पिक करें ताकि आप उसको सही जगह पे रेफर साथ में कर सकें, या फिर आपको ये पता हो कि इसको कोई ऐसा मसला नहीं है कि इसको मुझे कहीं और भी रेफर साथ करना है, या मुझे किसी और डॉक्टर को भी साथ में इन्वॉल्व करना है। ठीक है ना। तो इसलिए जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन तो उसी तरह टिप्स पे होना चाहिए जैसे बेसलाइन हिस्ट्री होनी चाहिए। जनरल फिजिकल के बाद स्पेसिफिक टू द टॉपिक, स्पेसिफिक टू द टॉपिक आप किस तरीके से कर सकते हो। चलो हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं तो उसी की बात कर लेते हैं। हाइपरटेंशन इज अ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। इसके अंदर हमने पल्स तो देखनी है, वो तो हम हर एक में देख रहे हैं, उसके साथ साथ रेडियल डिले, रेडियो फेमरल डिले, उसके अलावा ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट थी, उसके अलावा डीमा वगैरह तो है, लेकिन इसके अंदर अगर रीनल ब्रूई की बात करते हैं और रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं, तो आई थिंक यस कर लो। रीनल ब्रूई तो चलो रह भी जाए, लेकिन रिफ्लेक्सेस देख लेने होते हैं। स्पेसिफिक टू हाइपरटेंशन, स्पेसिफिक टू अनीमिया क्या होगा, उसके अंदर डोंट मिस टू टॉक अबाउट कोइलोनिकिया, और उस एंड ऑल्सो अबाउट एनी टंग चेंज इन कलर ऑफ टंग, और एनी अनीमिया सीन इन द ओरल कैविटी और इन द आईज। और उसके अलावा आई डोंट थिंक कि अनीमिया में आपने कुछ और, अच्छा एक चीज और भी होती है जो डायबिटीज तो नहीं, लेकिन हाइपरटेंशन और अनीमिया, एनीमिया के अंदर तो आपको पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन करना ही है, जेवीपी भी देखनी है। हाइपरटेंशन के अंदर भी जेवीपी देखी जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि इट्स अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अगर आप मिस भी कर दो हाइपरटेंशन के एग्जामिनेशन में, तो पास फेल वाली बात नहीं रह जाती। जैसे कि अगर आप जेवीपी मिस कर दो या रीनल ब्रूई नहीं भी सुनी तो चलो, लेकिन ये है कि आपको पता होनी चाहिए बातें। तो इसी तरह जो गायनी का एग्जामिनेशन, गायनी का तो एग्जामिनेशन बहुत ही लंबा है। जेवीपी इन अनीमिया, जेवीपी इन अनीमिया इज नॉट ओनली बिकॉज अनीमिया में आप देख रहे हो, बट ऑल्सो बिकॉज आप यहाँ पर डीडी बना के एग्जामिन कर रहे हो पेशेंट को।
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीज से, यानी कार्डियक डिजीज वर्सेस एनीमिया इज द डीडी। तो कार्डियक डिजीज में तो जेवीपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जेवीपी तो आप इन एनी केस फिर भी करोगे ना। लिम्फ नोड्स, यस लिम्फ नोड्स तो देखना ही है, वो तो हम वैसे भी देखते हैं, ठीक है। और यस ट्विन प्रेगनेंसी को ट्विन डिमाइस, हाँ अच्छी बात है, यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। टॉपिक्स तो बेतहाशा है। एक्चुअली मैं क्यों कह रही हूँ, somebody has written the topic twin pregnancy with co-twin demise and another IUGR। मैं इन टॉपिक्स की बात नहीं कर रही, मैं अभी सिर्फ टॉपिक्स की बात कर रही हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी एक अलग टॉपिक करो, आईयूडी एक अलग टॉपिक करो, आईयूजीआर एक अलग टॉपिक करो। अगर एक मरीज में ये तीनों चीजें एक साथ आ जाए तो आप इन तीनों के पॉइंट्स मिला दोगे। अभी आपने इस तरह नहीं करना कि अनीमिया विद हाइपरटेंशन का मरीज, अभी अभी आपने करना है हाइपरटेंशन पूरा अलग, अनीमिया पूरा अलग। इतना ज्यादा करना है, इतना ज्यादा करना है कि महीना 2 महीने जब आपको ये चीजें फिंगर टिप्स पे हो जाए कि हाइपरटेंशन में क्या चीजें पूछनी है, अनीमिया में क्या पूछनी है। और अगर मरीज आपको वार्ड में जा गए हो और जाकर देखा है और मरीज इज हैविंग अनीमिया विद हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, तो ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। What takes too much time? Now, Dr. Shukrat, no, 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 no. This does not take too much time. It takes 2 minutes. अगर आपके फिंगर टिप्स पे ये बातें हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन की, तो आप बात कर लो कि my patient doesn't have any history of headache, blurring of vision, vomiting, pain, epigastrium and swellings in the body. इसमें मुझे तो आई थिंक लेस देन 10 सेकेंड्स लग गए ना। और इसी तरह आप कवर करते रहो उसकी पॉसिबल कॉज में, शी डजंट गिव एनी हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक रीनल डिजीज, एनी मल्टीपल जॉइंट पेन्स, ऑटोइम्यून डिजीज, और जो भी एनी प्रीवियस डायबिटीज, डायबिटीज इज ऑल्सो रिलेटेड विद हाइपरटेंशन। और अभी तक की क्या ट्रीटमेंट ली है आपने। जब देखो आप एग्जाम इसीलिए तो फोकस्ड है कि आपने 2 मिनट में बता देना, 2 मिनट में वो बताएगा जो कि सोचने नहीं बैठेगा, जो ये नहीं सोचेगा कि अच्छा हाँ अनीमिया की मैं कॉजेस की बात करी थी, तो मैं बात कर रही हूँ कि शी गिव्स हिस्ट्री ऑफ हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग प्रीवियसली बिफोर प्रेगनेंसी, चेंजिंग 10 पैड्स पर डे विद क्लॉट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आगे हमने ये भी बात करनी है, बट डजंट गिव एनी हिस्ट्री ऑफ इंडाइजेशन एंड रिकरिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, एंड नो हिस्ट्री ऑफ एनी क्रॉनिक इन्फेक्शन और मलेरिया एंड एनी वर्म इन्फेस्टेशन, पाइका एटसेट्रा। सो अगर कोई ये बैठने सोचने बैठ जाए कि मैंने ये भी बोलना था वो भी बोला, अगर आपके फिंगर टिप्स पे ये होगा ना, तो हिस्ट्री तो शायद लेस देन अ मिनट में भी बोली जा सकती है, और एग्जामिनर को 1 मिनट में भी समझ आ जाएगा कि आपने इतना खूबसूरत और इतना फोकस्ड बोला है। तो इसी की तो प्रैक्टिस मैंने कहा है कि ग्रुप में बैठने से पहले, जब 2 लोग या 5 लोग मिलके बैठोगे, पहले घर में हफ्ता 2 हफ्ते अपने ये नोट्स पूरे करो, उनको फिंगर टिप्स पे करो और फिर बैठो, ताकि व्हेन यू आर डिस्कसिंग इट तो आप लोगों को पता हो कि ये मरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एनीमिया और हाइपरटेंशन है, तो अगला बंदा उसको बताए कि यू मिस्ड दीज पॉइंट, यू कैन नॉट मिस एनीथिंग इन हिस्ट्री, यू कैन नॉट मिस एनीथिंग इन एग्जामिनेशन। अब ये वो वाला एग्जाम नहीं है जैसे पहले होता था कि 1 घंटे में एक ही पेशेंट है और वो पूरा घंटे में अगर आपने कुछ मिस भी कर दिया तो आप पिछली भी कोई बात कर सकते थे। अब तो जो आपने बोल दिया बस उसी में आपने वो फोकस्ड बात करनी है। प्री प्रॉम की कोई बात कर रहे हैं आप लोग बेशक बोल भी, मेरी पेशेंट को प्री प्रॉम हाइपरटेंशन, हाँ प्री प्रॉम हाइपरटेंशन डायबिटीज, इट्स अ वेरी टिपिकल केस और नॉट अ डिफिकल्ट वन, क्योंकि अगर आपके पेशेंट में एक से ज्यादा मसाइल होंगे तो याद रखना कि उसको पास करना ज्यादा आसान है। अगर एग्जाम में आपके पेशेंट को सिर्फ एक मसला है, यानी कि अगर वो सिर्फ अनीमिया का केस है, तो बस फिर वी विल हैव क्लासेस। अगर मैंने को पता नहीं अब इतने सालों में कितनी क्लासेस ले ली नीमिया पे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक क्लास में पूरा टॉपिक कवर नहीं हुआ कभी। लेकिन अगर आपके पेशेंट को अनीमिया के साथ डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी है तो यू आर वेरी लकी। अगर आपके पेशेंट को अनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और तो आप फिर अगर कुछ एक आधी चीज अनीमिया में मिस भी कर गए हो ना, तो आप हर चीज में थोड़ा थोड़ा मिस भी कर गए हो तो आपको ओवरऑल वो देख के मैनेजमेंट कर सकते। लेकिन अगर आपके पेशेंट को सिर्फ हाइपरटेंशन है वहां बैठ के, तो फिर तैयार हो जाओ। अगर आपके मरीज को सिर्फ एक प्रॉब्लम है वहां पे, देन गेट रेडी। सो
सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एग्जामिनेशन मैं आपको बताई थी. अच्छा, गायनी का जो एग्जामिनेशन है, it is very important, very very important. I don't know about the standard of mannequins or any other arrangements that are being done अभी हुई है या आगे. किसी का एक्सपीरियंस अगर कोई मैनिक्विन पे या कोई पेशेंट पे इस एग्जाम में है तो प्लीज कम्युनिकेट करो, हमें भी बताओ, ताकि हम अकॉर्डिंगली आगे भी बात करें. लेकिन एक बात मैं स्पेशली पहले ऐड कर दूं, फिर आप लोगों का भी सुनते हैं. एग्जामिनेशन, क्योंकि जब मैं को बता रही हूँ तो जो जो बातें मैं एग्जाम के लिए बता रही हूँ, बेसिकली जैसे मैंने कहा है कि एग्जाम इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग फॉर द प्रैक्टिकल थिंग यू आर गोइंग टू डू इन द क्लिनिक, in your practice, in your OPDs. एग्जामिनेशन ऑफ गायनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एब्डोमेन देख के पता होना चाहिए कि उसको मैस एब्डोमेन है या नहीं है, तो वो कौन सा वाला है. हमारी फील्ड ऐसी है कि फ्रेंकली हमें हाथ लगाते ही एक तो डायग्नोसिस पता चल जाना चाहिए, दूसरा ये पता चल जाना चाहिए कि मैंने अब इस मैस का करना क्या है. अगर मैंने इसकी सर्जरी करनी है तो किस तरीके से करनी है. इज इट गोइंग टू बी लैप्रोस्कोपिक ओपन, इफ ओपन विच इंसिजन. सो एम ऑफ योर abdominal examination in gynae is number 1 to pick finding, number 2 know exactly the nature or diagnosis of that finding, number 3 what are you going to do with that finding, number 4 if you're going to do surgery which type, number 5 if open surgery which incision. ये आपने जब हाथ लगाया ना पेशेंट को के एब्डोमेन को, तो ये आपने कर लेने. ये बातें आपको अल्ट्रासाउंड नहीं बताएगा. अल्ट्रासाउंड आपको डायग्नोसिस तक बता देगा. सर्जरी कौन सी करनी है और किस इंसिजन से करनी है, ये आपका एग्जामिनेशन ही बताएगा. You cannot depend, your practice cannot depend on the ultrasound finding only as a whole. हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर नहीं पूरा इसलिए एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डायग्नोसिस बना देगा अल्ट्रासाउंड, यू गॉट द बेस्ट क्वालिटी अल्ट्रासाउंड इन योर हॉस्पिटल, ओके. लेकिन आपको एग्जामिन करने पे ही पता चलेगा कि अगर वो 20 वीक साइज एक उसका मैस है या 30 वीक साइज है, तो वो मोबाइल है या नहीं है, वो टेंडर है या नहीं, वो उसका ऊपर से ओवरलाइंग स्किन का टेम्परेचर क्या था, उसकी मोबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड अबाउट द इंसिजन दैट यू आर गोइंग टू गिव. सो सिमिलरली आप कई दफा सब फर्टिलिटी अनमैरिड बच्ची है, उसके अंदर अगर 20 वीक साइज के साथ है और अगर इतना डिजन्स वाला आपको एब्डोमेन पे एग्जामिन करने पे पता चला है, या कोई और पेशेंट है आपके पास पोस्ट डीएनसी आई भी है या पोस्ट एचएसजी आई भी है या कुछ ऐसा जिसमें उन्होंने कॉम्प्लेक्स मैस दे दिया ओवेरियन, बट व्हेन यू एग्जामिन यू गेट टू नो दैट इट्स एन एब्सेस एटसेट्रा एटसेट्रा. सो एग्जामिनेशन, गायनी का एग्जामिनेशन एब्डोमिनल बहुत इंपॉर्टेंट. पेल्विक एग्जामिनेशन मुझे ऐसा लगता है एक लग्जरी है हम गायनाकोलॉजिस्ट के लिए. जो हम एब्डोमेन में चेक करते हैं हम उसको रिकन्फर्म कर लेते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन से. सो आई कॉल इट अ लग्जरी, क्योंकि किसी और फील्ड में ये लग्जरी अवेलेबल नहीं है. अगर कोई कैंडिडेट मेडिसिन में जाता है और एग्जामिन करता है, तो जो उसने एब्डोमेन में देख लिया, या सर्जरी का कैंडिडेट जाता है तो जो उसने मैस या लंप पिक कर लिया बस वही उसकी फाइंडिंग है. उसने उसी को ही इतना अच्छा करना है कि उसका डायग्नोसिस गलत ना हो. गायनी के कैंडिडेट्स और हम सब के लिए, गायनाकोलॉजिस्ट के लिए भी वजाइनल एग्जामिनेशन इज एन एडेड लग्जरी. लग्जरी इस तरीके से कि जो मैस आपको एब्डोमेन पे मिला है, व्हेन यू डू योर वजाइनल एग्जामिनेशन आपको वो मजीद कंफर्म हो जाता है, आपको और पता चल जाता है कि ये था, ये है क्या, और आप इसके साथ कर क्या सकते हो. सो नंबर 3 वजाइनल एग्जामिनेशन में कई दफा आपको सर्विक्स पे ऐसी चीज मिल जाती है, कुछ और ऐसा मिल जाता है कि आपका डायग्नोसिस आसान हो जाता है. सो अगर गौर से देखो तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास इतने तरीके हैं एग्जाम में भी और क्लिनिक पे बैठ के भी जिसपे हम अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं. तो इसकी इसी तरह ही प्रैक्टिस करो. और गायनी के एग्जाम में शायद किसी ना किसी और चीज पे माफी हो जाए, लेकिन एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन की किसी बोंगी पे, किसी चीज पे कोई माफी नहीं है, चाहे आप दुनिया जहान का बेस्ट ही आगे वाइवा दे दो. So examination is always a very important part in our field and it will remain always. So yes. So examination को बोलना कैसे, अब यूवी प्रोलैप्स का पेशेंट है या यूरोगाइनी वाला मरीज है, कई दफा कितना कंफ्यूज करते हैं लोग यूरोगाइनी को. यूरोगाइनी का मतलब ये कि सिस्टोसील है,
स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जबरदस्ती उसमें प्रोलैप्स, कई दफा प्रोलैप्स के पेशेंट में तो खैर होगा ही, प्रोलैप्स कैन नेवर अकर विदाउट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स, यानी कि सिस्टोसील और रेक्टोसील के बगैर तो वो हो नहीं सकता। सो यस, सो एग्जामिनेशन को प्लीज बहुत ज्यादा वेटेज दो अपनी जिंदगियों में भी, नॉट ओनली एग्जाम के लिए, एग्जाम में तो ऑब्वियसली, लेकिन आगे जाके भी कई दफा अल्ट्रासाउंड, और फ्रैंकली अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी लाइक द बेस्ट क्वालिटी अल्ट्रासाउंड ऑल द टाइम्स। सो आपको कई दफा एंटीनेटल में भी खुद ही देखना पड़ जाता है कि एस्टिमेटेड बेबी वेट या लाइकर किधर की तरफ जा रहा है, और अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होता है, ठीक है। सो नंबर 2 जनाब, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कोई कुछ अभी तक बताओ, कुछ किसी ने कमेंट करना है, कुछ बोलना है? अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर रूबा, मैंने मैसेजेस भी किए हुए क्योंकि मेरा हाँ बोलो। जी मेरा 7 नवंबर को एग्जाम था। मैंने आपसे फ्यू चीजें कुछ डिस्कस करनी है। यस प्लीज। अच्छा, तो मुझे ये पूछना है कि हमारा 10 मिनट्स का स्टेशन था और डे 1 पे हर एक को पता है इस्लामाबाद में हमारा एग्जाम था, कोई रफ वर्क के लिए, कैलकुलेशन के लिए कोई पेजेस अवेलेबल नहीं थे। बहुत सारी चीजें जो है एग्जामिनर्स की अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से भी गलत होती हैं। आई डोंट नो वो क्यों इतने अनकोऑपरेटिव होते हैं। जब मेरा एनीमिया का ही केस था और जब मैं उस स्टेशन के ऊपर गई हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हिस्ट्री और वो दें, एग्जामिनेशन करें। तो वो जैसे पेशेंट को प्रॉपर ग्रीटिंग होती है और आप स्टार्ट करते हैं स्टेशन, तो मैंने उस तरह से स्टार्ट किया, उसको ग्रीट भी किया और प्रॉपर उसे कॉन्सेंट भी लिया, और वो जैसे हमारा एक प्रोसीजर होता है उसके एलएमपी पूछी। अब आप सोचें कि वो मेरा कोई 7th स्टेशन था और वहां तक जब मैं पहुंची तो हाथों के ऊपर लिख लिख के मेरे पेन से, रेड पेन जो है, लकीली रेड पॉइंटर मेरे पॉकेट में ही था, और हालांकि इन्होंने हमें कहा था कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर, और पेजेस तो कोई भी लेके नहीं जाता। तब तक मेरा हाथ भर चुका था, उसपे मजीद कुछ भी लिखने की जगह नहीं थी, ठीक है। मैं हाथों पे लिख रही थी 7th स्टेशन तक जब मैं पहुंची, और वहां पे एनीमिया का केस था। तो जब मैंने पेशेंट से एलएमबी पूछी तो पेशेंट ने मुझे बता दी, और पूरी जब मैंने हिस्ट्री एग्जामिनेशन ली तो वहां पे था समराइज करके अपनी फाइंडिंग्स एग्जामिनर को बताएं। तो जब मैं उनको बताने लगी तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है पीओजी कैलकुलेट मत करें, आपके पास टाइम नहीं है, बस आपको पेशेंट ने जो बताया आप मुझे वो बता दें। अच्छा, वो मैंने उनको बता दिया, वो एग्जामिनर सेटिस्फाइड हो गए। जब मैं नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर गई तो वो बोलने लगी कि आपने पिछले पूरे स्टेशन पे 10 मिनट्स गुजार दिए और आपने पीओजी ही कैलकुलेट नहीं की पेशेंट की, तो आपको डोंट यू थिंक कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस है? अब मैं उनको बोलूं कि सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है, अब हम तो पहली चीज ही यही करते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने कहा आप छोड़ें और जल्दी से मुझे ये बताएं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि अब मैं किस चीज पे कैलकुलेट, अब तो टाइम तो नहीं था वहां पे, तो कहती है आप अपने माइंड में कैलकुलेट अजीब गरीब है, कहती है माइंड में कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। अच्छा, अब मैं वहां पे तो वो तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा उस टाइम पे ही, तो जब इस तरह के हालात हो जाए स्टेशन के ऊपर तो वो तो आपका दिमाग ही बंद हो जाता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हो एकदम। तो मैं उनको बोलने, अच्छा पेशेंट से हिस्ट्री में मैंने सारा पूछ लिया था, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वो रूटीन एंटीनेटल चेकअप के लिए आई थी, लेकिन उसकी ये चीजें थी साथ में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इजी फैटिगेबिलिटी एक्सेट्रा। एनीवेज, उसके बाद मुझे कहती हैं आप कैसे, मैं फिर उनको बताऊं आगे, लेकिन वो उस पे फंस गई पीओजी पे और वो आगे ही ना जाए। उसके बाद ना उन्होंने मुझसे कुछ और पूछा ना, बस वो पूरा स्टेशन गर्क हो गया इस तरह से। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें फील होता है, आई डोंट नो इस कंट्री में क्या चल रहा है, लेकिन एग्जामिनर्स तो यही कहेंगे कि हम तो कुछ भी वैसे फेल बच्चों को नहीं करते, लेकिन अगर आप एक चीज पे फंस गए हो और आप कैंडिडेट को असेसिंग, वो भी उस चीज पे जिसको उसको लास्ट स्टेशन पे एग्जामिनर ने बोला है कि आप छोड़ो टाइम नहीं है कैलकुलेट करने का, और आप अगले मुझे फाइंडिंग्स बताओ और जाओ। अच्छा देखो, एक बात मैं बताती हूँ, आप देखिए, एग्जाम अगर वो सिनेरियो एग्जामिनर मुझे जो है ना मिस डायरेक्ट ना करती कि आप करो कैलकुलेट, जिस तरह मैं अपना प्रोसीजर जो हम मैं सीख के बताती जाते हूँ, मैं कर रही मुझे थी। समझ आ गई आपकी बात। हाँ। और देखो, मोस्टली जितने भी जो नॉन पासिंग कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनसे जितने से भी मेरी बात हुई है, हम्म। कुछ ना कुछ जरूर, देखो ये मैंने बार बार कहा है कि आप लोग सारे माशाल्लाह जो एग्जाम तक पहुंच गए हो, वो हम्म। सब क्वालिफाई जो करके आए हो, एवरीवन नोज। अभी भला आपको नहीं आती होगी एक पेशेंट की जेस्टेशनल, एग्जामिनर को भी पता है आपको आती है, शायद हम्म। उनसे भी ज्यादा क्विक आप कर लो। शी हर हम्म। सेल्फ नोज। भला जो इतने बड़े प्रोफेसर है वो कहाँ, अब उन्हें मतलब आप वो तो व्हील यूज कर लेंगे उनका क्या उन्हें पता है आप उनसे ज्यादा तेजी से करोगे। अच्छा, एक बार डॉक्टर रूबा मैं सौरभ, बताती हूँ, हाँ एक दफा मैं कोई बात क्वेश्चन नहीं, कंप्लीट कर लूं फिर आप इकट्ठा जवाब देना। जरूर दूसरा जरूर।
कि जब हम एनीमिया की मैनेजमेंट करते हैं, पेशेंट को आयरन देते हैं, या तो हमें उसका वेट गैंजनी फॉर्मूला में चाहिए होता है, ना तो वेट ठीक है। मशीन रखी हुई है, ना आप वेट दे रहे हो, तो हम हाँ, कैसे उसको रिप्लेनिश करेंगे? ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये गुड। आई एम सो ग्लैड कि एनी ने बात की है, क्योंकि ये बहुत बहुत सालों से जिन जिन से भी कभी मेरी मुलाकात हुई है, जिसने मुझे बताया, इस तरह के मिसहैप्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ये ऐसे लगता है कि जैसे इसका कुछ किया ही नहीं जा सकता। मैं बताती हूँ। देखो, जितने कैंडिडेट्स पहुंचे, एग्जामिनर को भी पता है कि ये आम लोग तो आए नहीं हुए। ये जितने एग्जाम देने आए हैं, इन सब, ये जो सेशनल एज यार, अब तो मतलब उन्हें भी पता है कि पहले रेजिडेंसी के 2 महीनों वाला बंदा भी आके बता देगा, राइट, एटसेट्रा। एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट knowing the gestational age, or knowing exactly what anemia is. They know, the formula of calculating the dose for iron requirement for that patient. Obviously, you have passed your written. वहां पे जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें पता है कि ये सारी चीजें उन्हें पता है, एक्सेप्ट कि कुछ कोई जो नई डिस्कशन होती है या ट्रीटमेंट एनीमिया के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये एक एग्जाम नर्व्स का है, ये एक एग्जाम ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि आप और सारों ने इंशाल्लाह आगे क्लिनिक स्टेप करोगे, एज कंसल्टेंट वहां बैठे होगे, तो हर कोई इनकाउंटर करेगा कि आपके ऊपर किस किस तरह से फैमिली आके खड़ी हो जाएगी और आपके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होगी। और आपने उस वक्त, इट्स योर नर्व्स, इट्स योर नॉलेज, जिसकी पावर से आप अपने आप को वहां स्ट्रांगली खड़े हो गए कि मैं ये कह रही हूँ तो मैं ठीक कह रही हूँ, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। और ये इस तरह से उस वक्त वो जो आपकी प्रीवियस ग्रूमिंग, आपकी प्रीवियस जो नॉलेज की जो पावर है ना, वो उस वक्त आपकी पर्सनालिटी को मेंटेन रखती है। और जब आपको अटेंडेंट्स भी देखते हैं कि शी नोज व्हाट शी इज सेइंग, तो वो भी एकदम से धीमे हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब ने, इनको पता है कि क्या कह रही है, और व्हाटएवर, ठीक है वहां। लेकिन उस मौके पे अगर आप कोई गलत बात करो, गाइडलाइन से हट के बात कर रहे हो, या आप कोई गलत मैनेजमेंट की आए बाएं शाएं वाली बात कर दो, बेशक कॉन्फिडेंटली करो लेकिन गलत कर रहे हो, और वही अटेंडेंट्स आपको कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं, वही अटेंडेंट मेडिकल लीगल बना सकते हैं। अगर आप अपनी ठीक नॉलेज से कॉन्फिडेंटली वहां बात कर रहे हो, और आपको पता है कि कल को ये बात कहीं भी जाएगी, मैं कोट कर सकती हूँ कि ये मैनेजमेंट या ये बात या ये कॉम्प्लिकेशन ये क्यों हुई, कैसे हुई, एंड आई नो कि ये चीज मैंने ठीक की, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल और होता है। अब ये बात जैसे एनी ने, एक बात मैं बताती हूँ, सॉरी आई हैव टू म्यूट यू ऑल। देखो, उसने बात एक ये की कि पता नहीं शायद हमारे कंट्री के अंदर एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मिसहैप्स पूरी दुनिया में होते हैं। ये इवन MRCOG पार्ट 2 में, आप MRCOG पार्ट 2 का एग्जाम देख लो, दे फॉरगेट टू गिव यू। अब ये जो ऑनलाइन हो रहे थे पिछले दिनों, जब कोविड का था और ऑनलाइन कंप्यूटर का था, अभी भी जो हो रहा है उसी तरह, वहां पे सेंटर्स में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इन पाकिस्तान, दुबई में मेरी कितने जानने वालों ने, दे फॉरगॉट टू गिव एनीथिंग फॉर द रफ वर्क। कितना ज्यादा स्टैट्स आया होता है, वो टेबलों पे लिखे, किधर लिखे, मतलब बट आपने मैनेज करना है। ये जो टॉक्स का था, इफ दे से कि यू आर नॉट, अब वहां पे जब जेस्टेशनल एज है, राइट, आप क्लिनिक पे बैठ के ये सिनेरियो फेस करोगे कि आपके आगे पेशेंट बैठी हुई है, उधर आपका मरीज अंडर हो रहा है, फीटल डिस्ट्रेस वाला पेशेंट बैठी है, इधर इसने फटाफट छोड़ डाला है, नो डाउट यू आर गोइंग देयर। बट अगर आप क्विकली भी देख रहे हो, आपको मरीज की LMP सुनते ही आपके जहन में क्यों नहीं आई जेस्टेशनल एज? यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट यार, यू आर अ 4th ईयर रेजिडेंट, जिसकी रेजिडेंसी कंप्लीट होके आप पार्ट 2 के लिए जा रहे हो। पार्ट 2 इंशाल्लाह आज आप कर रहे हो, कल आपने जाके दुनिया जहान के क्रीटा से लेके मरती हुई माओ को बचा लेना है। मरीज ने आपको 7 जुलाई बता दी फॉर एग्जाम्पल अपनी LMP, तो आप फटाफट उसकी EDD कैलकुलेट करो। EDD अब से देखो, आज नवंबर है, EDD कितने अरसे बाद आ रही है, आपको एक अंदाजा हो जाता है कि शी इज एट 30 वीक्स। इफ नॉट, फिंगर्स के ऊपर देखो, अपनी प्रैक्टिस इस तरह से करो। हम तो कोई, मेरा ख्याल है 20,000 लोग तो देख चुके हैं एंटीनेटल अब तक 4 साल की ट्रेनिंग में। पता नहीं कितने हजारों मरीज आप लोग देख चुके होते, जैसे हाथ लगाते ही PA पे एस्टिमेटेड बेबी वेट का हमें पता चल जाता है। हम कहते हैं पता नहीं मेजरिंग टेप का क्या सिस्टम है, हम तो अपने हाथों से बताएंगे फंडलाइट, हम तो इतना हमने प्रैक्टिस कर ली होती है, विच इज सो गुड। जेस्टेशनल एज इज समथिंग जो अगर हम नहीं करेंगे तो
हम मैनेज कैसे करेंगे मरीज को? क्या पता वो IUGR का केस हो, क्या पता वो मैक्रोसोमिया का केस हो, मतलब एक्सेट्रा। इफ यू मतलब और जेस्टेशनल एज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटिंग एनीमिया, ताकि आपको पता होगा कितने हफ्ते बाकी हैं अभी। अगर तो आपको जेस्टेशनल एज ही नहीं पता तो आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो? क्या पता अभी कोई 15 हफ्ते बाकी है उसकी डिलीवरी को, तो चलो ओरल आयरन से काम चल जाए। क्या पता अभी 4 हफ्ते भी नहीं है तो आपको ब्लड ही लगाना पड़ जाए। क्या पता आपके अभी 8 हफ्ते हैं तो आप IV आयरन से भी काम चला सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर ऐसा सिनेरियो है जैसे एनी ने कहा है, और तो यस, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ हाथ में नहीं है, यू जस्ट हैव वन पेन, यू डोंट हैव एनी व्हील इन योर पॉकेट, यू डोंट हैव एनी पेपर, और आप पेपर डिपेंडेंट ही हो जेस्टेशनल एज पे, तो अड़ जाओ वहां पे, टेबल के ऊपर कह दो मैं कर लूंगी। मैं एक जेस्टेशनल एज के बगैर, आप क्लिनिक पे बैठे हुए हो तो आप क्या हवाओं में तो नहीं ना पेशेंट से कहोगे कि मैं आपको IV आयरन लगाने लगी हूँ, या अटेंडेंट से तो नहीं कह दोगे ना हवाओं में कि IV आयरन लगाएंगे। आप कैसे आप मैनेज करो? आपकी तो मैनेजमेंट और अगला लफ्ज ही नहीं जा सकता इफ यू डोंट नो द जेस्टेशनल एज। हाँ, इसलिए उस जेस्टेशनल एज के लिए आपको जिस हद तक भी जाना पड़े, आपको जाना होगा। और एक बात और, वहां एग्जामिनर आपको मिसगाइड करने के लिए बैठे हुए, वहां वो आपको पास करने के लिए नहीं बैठे हुए। मैंने आपको जैसे कहा कि वहां पे जो कैंडिडेट आ रहा है उनको पता है वो एक ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। वो कैंडिडेट 4 साल की ट्रेनिंग करके आया है, IMM उसका पास हुआ है, वर्कशॉप्स उसकी पूरी हुई हुई है, थीसिस ये साइनॉप्सिस से लेके डेजर्टेशन तक उसकी अप्रूव्ड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, रिटर्न उसका क्लियर है Part 2 का। वो एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट नहीं है, एग्जामिनर को पता है। उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स में से उन्होंने मैक्सिमम 5 लोग एक दिन में पास करने हैं, तो सोचो जो पास होंगे तो वो कितने एक्स्ट्रा 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 सुपर अच्छे होंगे ना, मतलब वो कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, जो उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से भी 5 पास हो रहे हैं और 30 फेल हो रहे हैं, राइट? तो वो कौन 5 पास हो रहे हैं? जो जो एग्जामिनर आपको कह भी रहा है ना कि forget about gestation age, let's go ahead. How can I go ahead? आपने एग्जामिनर को तो गाइड करने ही नहीं देना वहां, तो वो आपको मिसगाइड, वो यही तो देखो ये कोई, वो ये देख रहे हैं कि इसके अंदर इमेच्योरिटी कितनी है। It's exam of your nerves, it's exam of your personality, it's exam of your confidence, it's exam knowledge, practical work की कमी किसी में नहीं है जो वहां तक पहुंचे। वो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं जो इस वक्त आखिरी स्टेप ऑफ Part 2 देने आए हैं, क्योंकि वो वहां तक क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन अब उसमें से किसने निकलना है? जिसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी है, हु इज नॉट। देखो एग्जाम के अंदर आपने ये तो सोचना ही नहीं वहां एग्जामिनर बैठा। एग्जामिनर की वहां पे जो अप्रोच होती है ना, वो ये होती है कि जैसे हम है ही नहीं, और ये पेशेंट है, और ये इसका डॉक्टर है, और ये इसका आखिरी डॉक्टर है। क्योंकि जब आप FCPS कर लोगे तो यू विल बी द लास्ट अथॉरिटी। आपके पास सारी दुनिया से रेफर्ड पेशेंट्स आएंगे, राइट? जो कॉम्प्लिकेटेड है वो भी आपके पास भेजेगा बिकॉज यू हैव डन FCPS। जो GPs हैं या अदर देन FCPS लोग हैं, दे हैव अ राइट टू रेफर पेशेंट टू यू, क्योंकि यू आर द अथॉरिटी। यू डोंट हैव एनी राइट। आप किसके पास भेजोगे अपने से ऊपर? आप आपके मतलब यू गॉट द हाईएस्ट डिग्री नाउ, राइट? सो अगर आप FCPS Part 2 के एग्जाम में जा रहे हो, यू कैन नॉट बी एग्जामिनर डिपेंडेंट। अगले एग्जामिनर ने बिल्कुल ठीक कहा, उसने आपकी पर्सनैलिटी पहले स्टेशन पे ही जज कर ली कि आपने तो एग्जामिनर की बात मान ली। आप एग्जामिनर, आपको जेस्टेशनल एज चाहिए उसकी मैनेजमेंट के लिए, वो एग्जामिनर भी आपसे कह रहा है चलो कोई बात। अभी तो अब तो लॉन्ग केसेस नहीं होते हैं, अगर किसी ने वो वाले सिनेरियोस देखे हुए हैं तो पेशेंट्स यूज टू रिफ्यूज द एग्जामिनेशन। वो ट्राउजर नहीं करते थे कि हमने एक्सपोज नहीं होना, ऐसे केसेस होते थे। बट हाउ कैन यू ट्रीट हर इफ यू आर नॉट डूइंग द पेल्विक एग्जामिनेशन? आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते हो। एग्जामिनर पीछे से कहता था चलो ठीक है बेटा रहने दो, नहीं करा रही, आ जाओ बैठ जाओ इधर। कैंडिडेट ये एग्जाम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पास होने वाले। आप वहां पर इस तरह आपकी अप्रोच होनी चाहिए हर स्टेशन पे कि वहां एग्जामिनर मौजूद ही नहीं है। ये पेशेंट आई है मेरे पास और अब ये है और मैं हूँ, मेरे बाद कोई अथॉरिटी नहीं है जिसको ट्रीट करेगी, तो क्या दुनिया में किधर जाएगी? तो यू हैव टू ट्रीट हर। और मेरी बात याद रखना, इस एग्जाम में सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेल होते हैं, एक्स्ट्रा 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 पास होते, राइट? क्योंकि और वो बनने के लिए आपने
अपनी नर्व से लेके अपनी हर चीज को इस तरीके से रखना है जेस्टेशन में। देर आर मेनी वेज टू कैलकुलेट। ये एक बहुत रेयर सिनेरियो है जो एनी ने बताया, ये एक अच्छा सिनेरियो नहीं है, नो डाउट, कि कोई एक्स्ट्रा चीज ना देना, कोई एग्जाम में आपको रफ वर्क के लिए कुछ नहीं मिला, इट्स कोशिश करो चलो व्हील ही रख लो पॉकेट में, व्हील नहीं रखने दिया। लकीली शी हैड अ पेन, इफ यू डोंट इवन हैव अ पेन गेट इट फ्रॉम द एग्जामिनर, एग्जामिनर के हाथ से पूछे बगैर छीन लो, राइट? उसने पकड़ा हुआ है, पूछो बिना और फटाफट पकड़ो, स्टार्ट कैलकुलेटिंग ऑन द टेबल। इवन क्या कर लेंगे, वही कहेंगे कि टेबल गंदा था। एक मिनट डॉक्टर रूबा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं कैलकुलेट करने लगी थी टेबल के ऊपर जो आप बता रही हैं, मुझे ठीक कहती है, हैं आप इसके ऊपर नहीं लिख सकती। उन्होंने मेरा हाथ पीछे किया पकड़ के। ठीक है, वो उसके ऊपर आप नहीं लिख सकते। फिर दिस वाज अ रेयर सिचुएशन, इसके अंदर फिर आपको वो तरीका आना चाहिए जो फिंगर्स के ऊपर हो, राइट? फिर वो डॉक्टर भी एक रूबा, तरीका होता है सॉरी मैं उसके आपको अंदर। उसके अंदर उसका एक सॉरी रफ सा एक छोटा सा तरीका बताती हूँ कि आपकी फिंगर्स आपकी जेस्टेशनल एज कैसे बताती हैं। मुश्किल है इस वक्त यहाँ पे बताना वीडियो के ऊपर लेकिन वो भी एक तरीका होता है। आपकी जो फिंगर है इसके अंदर 3 स्क्वायर्स हैं, राइट? हर स्क्वायर को एक महीना बना लो। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट की 7 जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, शी इज एट 23 वीक्स। अब ये अपने अपने हाथों पे हर बॉक्स को 4 वीक्स बना लो। ये तरीके मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारी जिंदगी से होते आ रहे हैं तमाशे। ये एग्जाम में तमाशे सारी जिंदगी से होते आ रहे हैं, नहीं, बट इसका भी तरीका है इसमें से निकलने का। ये तमाशे आपको उंगली के बाहर खड़े डॉक्टर रूबा, होके भी मैं फेस करने फरवरी से पड़ेंगे। आप लोगों का कोर्स लास्ट फेब से सुन रही थी और अभी जाके मेरा एग्जाम हुआ है, तो आप लोग बहुत अच्छा गाइड करते हो। लेकिन ये जो चीजें एग्जाम में हुई है ना, ये मुझे तो आई यही समझ अंडरस्टैंड आई है कि ये चीजें हमने डिस्कस क्लासेस में नहीं की, ये अभी हुई है, मैंने आपको बताई है, अब ये हम कर रहे हैं ना। एंड आई एम तो सो ये ग्लैड क्या यू हाँ केम अप विद दीज। और अनफॉर्चुनेटली ये होनी नहीं चाहिए, फ्रैंकली हाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अब अगर हो गई है तो पास तो होना है ना। और एग्जैक्टली हमें तो उसका सोल्यूशन करना है ना, कुछ ना देखो, कुछ। आप यू वर थ्रू ऑल दिस, नहीं होना चाहिए था, इट वाज बैड लक ऑल्सो, इसमें कोई शक नहीं कि सारी मेहनत चीजें हैं, कुछ परसेंटेज लक की भी है। डॉक्टर रूबा, वेट का क्या करें? वो जो वेट मशीन ही नहीं देते, वेट हाँ, अब नहीं। देखो, अच्छा फिर आप यूं कर सकते हो कि आप कहो कि ठीक है वेट का नहीं, आई वुड लाइक टू चेक हर वेट, फिर कुछ अंदाजे से बोल दो कि ऑन एवरेज वेट इज लाइक 60 to 70 kgs, चलो 70 kg के लिए मैं ये करूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, ये इसको और जेस्टेशनल एक एज बात और निकालने नहीं के बतानी है मैंने आपको, याद लिए रखना मैम ये वेट के लिए। हेलो जी जी जी। मैम, ये जेस्टेशनल एज निकालने के लिए जो है ये मेथड है, जिस तरह से फर्ज करें कि अब 7th of July बताया है, तो अब फिंगर्स के ऊपर जो है वो मंथ कैलकुलेट कर लें और फिर जितने मंथ है उन्हें ये यार 40 खुद ही मल्टीप्लाई बनाओ, कर लें ये और फॉर्मूले फिर हमने उसमें खुद ही बनाए होते थे। ये यस मैम, ये तरीके आपको अब खुद बैठ के सोचना है। ये और मैंने हर आपको एक 3 मंथ में से हाईलाइट, एक एक मंथ हल्का ऐड सा कर कहा दें है, हर इट्स 3 मंथ नॉट के एन बाद। ऑथेंटिक वे, इट्स इज नॉट एन ऑथेंटिक और इट इज नॉट अ बुकिश वे। ये मैंने जो एनी ने बात की, क्योंकि ये मसाइल एग्जाम्स में सारी जिंदगी से फेस हो रहे हैं। हालांकि अब तो खैर एग्जाम में टाइम और भी थोड़ा मुश्किल इस लिहाज से हो गया है कि छोटा, और एक बात और भी कि ये तो वैसे इंटरनेशनली भी नहीं होता, जैसे एनी ने कहा है कि अगर एक स्टेशन पे बुरा हो गया तो अगली स्टेशन की एग्जामिनर पिछले स्टेशन को लेके बैठ जाए, ये गलत हुआ। बट अगेन आप कुछ चीजों को नहीं चेंज कर सक रहे होते हैं ना, वो आपके हाथ में नहीं होती वहां बैठ के ना। आप कुछ कह सकते हो कि मैं तो वो कर रही हूँ तो डॉक्टर आप को मुझे भी क्यों ये बात बात करनी है कर आपसे रहे डॉक्टर हैं। प्लीज। अरूबा, मुझे आपसे बात करनी थी। डॉक्टर को प्लीज हाँ बात करनी है मुझे। जी रेखा। जी डॉक्टर को जैसे एनीमिया वाला भी एनी ने जैसे डिस्कस किया कि एग्जाम में तो उनसे इन्होंने जेस्टेशनल एज और एग्जाम मैंने कहा कि बस ठीक है नहीं करना, मेरा भी यही था एनीमिया के। जैसे मैं डॉक्टर अरूबा इंटरव्यू तो उन्होंने कहा कि जल्दी से आप इसकी एग्जामिनेशन लो और समरी बनाओ, किसी ने भी मुझे अभी तक नहीं सुनाया है, ठीक है? आपकी आवाज तो बहुत मैं हल्की जल्दी आ रही है रेखा, सॉरी मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। मैंने कहा डॉक्टर अरूबा जैसे एनीमिया वाली स्टेशन थी ना, डॉक्टर एनी ने जैसे आपसे डिस्कस की अभी। हाँ हेलो हाँ हाँ। डॉक्टर को इसमें भी ये था कि मैं जैसे इंटरव्यू के एग्जाम मैंने मुझे कहा था आप जल्दी से मुझे इसकी एग्जामिनेशन करके समरी बताओ, क्योंकि किसी ने अभी तक मुझे नहीं बताया, ठीक है? तो हाँ मैंने जल्दी से लास्ट में उसकी एटलीस्ट LMP या जेस्टेशनल एज से एक्यूरेट करूंगी ना, और उसके सिम्टम्स में और एनीमिया से रिलेटेड मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चन जैसे मैंने किए, तो एग्जाम में बोली अब तक सॉरी 2 रेखा, दिन से मुझे अब तक बिल्कुल 2 समझ दिन नहीं में आ रही, किसी और को समझ आया तो बता दें, क्योंकि आवाज इतनी हल्की आ रही है रेखा। किसी और को रेखा का क्वेश्चन समझ आया तो बता दें, या रेखा आप टाइप करके चैट पे पूछ लो।
बिल्कुल क्लियर नहीं आवाज डॉक्टर आ रही। एग्जाम वाले डे मुझे और चीजें भी पूछनी है जो आप डिस्कस करनी है स्टेशंस। वो भी पूछते हैं बिल्कुल। जी आयशा, अच्छा डॉक्टर मैं मैंने आपसे एक मिनट आयशा ये पूछ कहना ले फिर ठहरो एनी एनी। हाँ आयशा जी। मैम मेरा साथ ये था कि मेरे पास जैसे 2 एग्जामिनेशन के स्टेशन आए हुए थे ना, 2 पेशेंट्स बिठाए हुए थे। एक स्टेशन पे तो मेरे पेशेंट ने, जब मैं एग्जामिन करने लगी उसको, तो उससे कहा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो जो एग्जामिनर था, वो एग्जामिनर थी ना, वो खुद ही खुद एसी बंद करवाने चली गई और वो गायब हो गई 10 मिनट के लिए। जितनी देर तक मेरा मतलब मैं उसकी एग्जामिन करती रही, उसकी हिस्ट्री लेती रही। मैम और ये मैं जब मेरे साथ भी हुआ है रिस्क मैनेजमेंट के स्टेशन पे कि मेरा आधा रिस्क मैनेजमेंट का स्टेशन एग्जामिनर ने वो सुना, फिर वो एग्जामिनर उठ के चली गई, उसकी जगह दूसरी एग्जामिनर आके बैठी और जो दरमियान में आई उसने आधा सुना। अब उसने मुझे क्या मार्क्स मैडम दिए? अच्छा, मेरी बात फिर उसके बाद ना ये हुआ मेरे साथ, जब वो वापस आई तो मैं तो ऑलमोस्ट हिस्ट्री भी और एग्जामिनेशन उसकी कंप्लीट कर चुकी थी, पर एब्डोमिनल उसकी थी, पीवी तो उसने करने नहीं दी। फिर मैंने एग्जामिनर को कहा कि आप, तो वो कहती कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, अगले स्टेशन पे डिस्कस हो जाएगा। चले जी, वो अगले स्टेशन पे डिस्कस हो गया, उसको कोई डायग्नोसिस ही नहीं बनी। फिर उसके बाद ये हुआ कि दूसरा मेरा क्लिनिकल था, तो उस पे पेशेंट उठ के भाग गई और मैंने कहा मैं किसकी हिस्ट्री लूं, तो एग्जामिनर कहना किसी बाहर से स्वीपर को पकड़ के ले आई। लिटरली अब स्वीपर कह रहे थे मैं क्या बताऊं। मतलब 3-4 मिनट तो इसी चक्कर में ही गुजर गए कि मैं क्या बोलूं। फिर एग्जामिनर ने उसको कहा कि चलो तुम डेट से सिम्टम बना दो और कह दो कि मुझे सांस घुटता और मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो खैर फिर मैंने उसके थायराइड की तरफ से हिस्ट्री, इस तरह से हिस्ट्री ली, पूरा उसको रूल आउट किया, पैल्पिटेशन को, इन सब चीजों को। ना वो प्रेग्नेंट थी, ना उसको कोई गायनी का इशू था, कुछ भी नहीं था। और फिर उसके बाद अगले स्टेशन पे मैं गई तो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा क्या मसला था। मैंने कहा उसका कोई डायग्नोसिस ही नहीं था, वो तो एक अननोन इस तरह से पेशेंट थी, मैं उससे क्या पूछूं, आप मुझे बताएं। फिर उन्होंने खैर मुझे एक टॉपिक दे दिया, उन्होंने कहा चलो एनीमिया की मैं तुमसे हिस्ट्री ले लेती हूँ साथ। खैर वो मेरा अच्छा सेशन किया, उन्होंने मिलकर एनीमिया की पूरी हिस्ट्री ले ली है, सब कुछ हो गया। और फिर जब एग्जामिनर जब खत्म हो गया और जो एग्जामिनर मेरी एसी बंद करने चली गई थी, वो वापिस मुझे कह रही है तुमने तो मुझे वाइवा ही नहीं दिया। मैंने कहा मैंने आपको कैसे वाइवा नहीं दिया, मुझे तुम्हारी शीट नहीं मिल रही। मैंने कहा मैंने आपको वाइवा दिया है जब आप बाहर एसी बंद करने गई थी। फिर 2 मिनट बाद कहती हाँ हाँ मिल गई। अल्लाह जाने अब उन्होंने मेरा क्या किया, और मैम मैं सिर्फ 1 मार्क्स से रही हूँ। अब उन्होंने मेरे स्टेशन के साथ क्या किया तो और मेरे साथ क्या These are हुआ। really sad things. ये मिसहैप्स हैं। ये देखो बात हम ये सही बता हाउ रहे टू हैं, डील बहुत विद दिस मैनेजमेंट मिसहैप्स मैं बताती हूँ जी यानी। मैं कह रही हूँ हम सही बता रहे हैं, बहुत मैनेजमेंट थी एग्जाम में। अच्छा देखो, अच्छा आई थिंक दिस वाज ऑल इन इस्लामाबाद। हाँ जी मैम एग्जामिनर ही इंटरेस्टेड नहीं थे इस तरह एग्जाम लेने में। सबमिट करने के लिए क्या हुआ? जब एग्जामिनेशन के एंड पे ना उन्होंने फॉर्म किया था कि भाई आप जो है ना कमेंट हाँ सेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक वो होता है। इम्पोर्टेंट, उसमें मैंने कुछ चीजें मेंशन की थी, तो मतलब सबको करना चाहिए था जो भी प्रॉब्लम्स मैं थे यही ना इस कहने तरह लगी थी, देखो 2-3 चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये मिसहैप्स होते हैं, लक वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेहनत के साथ। सबसे एक पहली बात बिल्कुल मैं पहले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जो फीडबैक परफॉर्मा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कि वो सीपीएसपी वाले इतना इंपॉर्टेंट करते हैं कि वो एग्जामिनर्स को भी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। आई नो के जो फीडबैक परफॉर्मर को कितनी इंपॉर्टेंस, आप नाम लिख कर भी लिख सकते हो कि फलाने एग्जामिनर था, इट वाज फलाना प्रोफेसर दिस वाज देयर। मैम वो दरमियान से आधा स्टेशन छोड़ के आधा सुन के उठ के दरमियान से चली हाँ जाती। दिस इज योर राइट कि आप फीडबैक परफॉर्मर पे लिखो या आगे जाके कंप्लेंट करो या जो भी, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग कि बंदा एग्जाम ही देता रहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और मैंने देखा है कि सीपीएसपी पे एक्शन लेता है। नंबर 2, ये जो मिसहैप्स आप बता रहे फॉर एग्जाम्पल के एग्जामिनर उठ के चली गई हैं और फिर वापस आ रही है। देखो 2-3 चीजें, एक चीज याद रखना कि एक तो एग्जाम उस दिन पास होगा जिस दिन आपको एग्जामिनर्स इतनी से लगेंगे, यानी कि यू आर सो, योर नॉलेज, योर कॉन्फिडेंस, योर स्टैंडर्ड इज सो मच दैट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू लुक्स लाइक सो स्मॉल कि आप को वो कुछ लगे ही ना। उस एग्जामिनर ने सिर्फ 5 मिनट आपके साथ गुजारने हैं तो उसे लग पता जाए कि ये मेरे सामने जो है ना बंदा, ये ऑर्डिनरी नहीं बैठा हुआ। आप उसको आंखों में आंखें डाल के बात करो, कंसिडरिंग द टाइम विच इज लेफ्ट। लेकिन उसमें फिर आप तब अच्छी बात, अगर उसमें आप बोंगियां मारोगे ना, या उसमें आप अपनी बात नहीं सही कर रहे, या उसमें फिर आपकी ये सारा कॉन्फिडेंस फिर आपका नेगेटिव ही बैलेंस में चला जाएगा। आप उसमें इतने अच्छी बात आपको करनी आनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड के पास होना दूर की बात, उस एग्जामिनर को भी समझ आ जाए कि वो उठ के क्यों गई। उस कॉन्फिडेंस की तैयारी करके जानी है, उसी की तो तैयारी के लिए मैं कह रही हूँ कि अपना
होमवर्क ऐसा करो कि आपकी फिंगर टिप्स पे वो चीज हो कि इवन देखो ये सारे मिसहैप्स रियल लाइफ में भी होते हैं, ओटी के बाहर खड़े होके होते हैं। आप ओटी में पेशेंट ले जाते हो, वो फ्रोजन पेल्विस निकलता है, ओपन क्लोज होके अनमैरिड गर्ल बाहर आ रही है, बाहर उसके 4 लोग लड़ने के लिए खड़े हैं। पेशेंट आपके पास बार्थलिन एब्सेस के लिए आई थी, अंडर एग्जामिनेशन आपने देखा वो तो पेरिएनल एब्सेस निकला है, पेरिएनल फिस्टुला निकल, फॉर एग्जाम्पल डायग्नोसिस आपका वो हो गया। अंदर जाके आप बाहर निकले, वो अनमैरिड लड़की के 4 अटेंडेंट्स खड़े हैं कि मसला क्या था, ये फिस्टुला आपने। There are so many mishaps, but it is your confidence, it is your knowledge, it is your कि आपको आंखों में आंखें डाल के आप उसको इनडायरेक्टली कह रहे हो शट अप। मैं बता रही हूँ दिस इज द टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली असल में तो नहीं कहना, लेकिन अगर किसी ने आपके साथ गलत किया एग्जाम में एंड यू गॉट द अपॉर्चुनिटी देयर, तो योर कॉन्फिडेंस, योर नॉलेज शुड बी द आंसर टू दैट डॉक्टर। अगर आप के पास देखो, सबसे पहले जहां जेस्टेशनल एज का मसला आया, यू आर नॉट गिवन एनी, आप वहां फीडबैक पे लिख के आओ जाके एग्जाम के बाद। वहां का जो भी सीनियर मोस्ट कंट्रोलर है एग्जामिनर का, हर जगह कोई ना कोई होता है, उनके पास जाओ कि सर हमें तो कोई, ये देखे मेरे हाथों के हाल, ये मैं पार्ट 2 का एग्जाम दे के निकली। सेम मैम, आपके सॉरी मैं आपकी इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरे पास जो केस आया था वो ओवेरियन सिस्ट का था, और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ना आरएमआई कैलकुलेट करें, आप मुझे बताएं आरएमआई क्या होगा इसका। तो मैंने कहा अच्छा मैम मैं बाय चांस मैं पेन जो है ना मेरे में पढ़ रही थी तो मेरे बालों में लगा रह गया ना, तो वो मेरे साथ उसी तरह अंदर चला गया। तो मैंने उनको कहा मैम मुझे ना कोई पेपर शेपर दे दे, नहीं है मेरे पास कुछ भी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक्सक्यूज मी, यही रुक जाओ। जहाँ यही बात मैंने एनी को भी कहनी थी, जहाँ वेट की बात आई थी कि मैंने डोज कैलकुलेट करनी थी आयरन इंजेक्शन, वो उस एग्जाम में टाइम नहीं है कैलकुलेशंस का। दे वांट यू टू बी दिस RMI यार, और आपके पास उन्होंने तीनों वैल्यूज दिए हुए, CA 1 to 5 उसका अगर हजारों में ही है, तो व्हाट डू यू थिंक कौन सी रेंज में RMI उसका आएगा? उसका RMI मिलिग्नेंट रेंज में ही आ रहा है ना। आप वहीं पे आप they don't want क्या आप उसका आंसर 1,225.33 बोल के बोलो, आपको इट्स मोर देन 200 इट इज। और साथ बोलो योर कॉन्फिडेंस शुड बी लाइक दिस, कि आप बोलो कि RMI की सेंसिटिविटी इस एज ग्रुप में इतनी है, considering this I will calculate it with this formula कि ultrasound multiply by CA 1 to 5 multiply by menopausal status, menopausal है इसका मैंने इतना नंबर दिया, अल्ट्रासाउंड पे ये 4 फाइंडिंग्स कम से कम आ रही है, मल्टीप्लाई बाय दिस और मल्टीप्लाई बाय इसका CA 1 to 5, CA 1 to 5 इसका 1000 से ऊपर है तो ये वैसी मेलिग्नेंट। और साथ आपने शुरू में स्टेटमेंट में बोल दिया था कि इस एज ग्रुप में सेंसिटिविटी, अब तो नई गाइडलाइन के अंदर तो RMI का जिक्र ही नहीं है। अच्छा मैम सॉरी मैं आपकी बात डिस्टर्ब कर रही हूँ मैम, मैंने सेम उसको जब उसने मुझे 125 बताई ना उसकी वैल्यू, तो फिर खैर मैं 1 to 5 की जी 125 की वैल्यू उसने मुझे 1000 में कुछ बताई। जी मैम वो मीनोपॉजल थी, 125 CA 1 to 5 था और मीनोपॉजल थी पेशेंट। जी मैम, तो फिर तो मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया, मैंने कहा मैम आप जो मुझे इतनी बता रही हैं इसकी वैल्यू, ये तो ऑलरेडी बहुत थाउजेंड्स में जाके आएगी, तो ये तो वैसे ही इतनी मैलिग्नेंट है, तो मैं तो इस पे कैलकुलेट करके करूंगी भी क्या। ये आंसर नहीं बनता, इसका आंसर देने का मैंने क्या कहा है, आंसर इतना प्रोफेशनल और इतना खूबसूरत हो के एग्जामिनर को आंखों में आंखें डाल के उस 1 सेकंड में जवाब मिल जाए कि शट अप। वो क्या होगा, आप कहोगे रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स हैज गॉट दिस मच सेंसिटिविटी इन दिस एज ग्रुप which I will calculate it with the ultrasound findings score which comes out to be this, postmenopausal status comes out to be this times English में प्रोफेशनल तरीके से बोलो, ये नहीं कि मैं करके भी क्या करूं, and multiply by CA 1 to 5 which is 125 which comes in the range of this, which means it's malignant involving oncology फलाना फलाना फलाना। ये जब आप एक खूबसूरत सी स्टेटमेंट बोलोगी the examiner will get an answer of shut up। अगर आप ये बोलोगी कि मैं इसका, ये तो आपने मुझे 125 दे दिया, पोस्ट मीनोपॉजल है, ये तो वैसे ही हजारों में आ रहा है, तो मैं ये तो, इट्स नॉट लाइक दिस। स्टार्ट ऑफ विद द परसेंटेज सेंसिटिविटी लेवल दिस 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 दिस, पहली स्टेटमेंट में ही उसको जवाब मिल जाएगा कि आप जिस बात पे मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी कि हम उसके ऊपर ही पूरी बात करें। लेकिन अच्छा डॉक्टर रूबा अगली 4 लाइनों में, सॉरी लेट मी कंप्लीट, अगली 4 लाइनों में आपने उसको अपनी नॉलेज अबाउट दैट RMI भी कन्वे कर दी। इस सारी स्टेटमेंट में पेन पेपर पकड़ के एग्जैक्ट वैल्यू की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई।
सिमिलरली जब आयरन डोज कैलकुलेशन, जब आयरन डोज कैलकुलेशन होती है, हमें मरीज की शक्ल देख के पता होता है कि उसको 4 डोजेस लगनी है वीनोफर की, या उसे 1 डोज लगनी है, या उसे फेरेंजेक्ट से ही काम मैंने चला लेना। हमें 8 HB से ही पता होता है। आप कितने पेशेंट्स का वार्डो में पकड़ के, तो पेन और पेपर पकड़ के जब एपी राउंड कर रहा होता है या जब आपका प्रोफेसर राउंड कर रहे होते हैं, तो वो कितने पेशेंट्स का आपसे पेपर पेन पकड़ के तो कैलकुलेशंस करते। कभी किसी प्रोफेसर को आपने राउंड पे कैलकुलेशन करते देखे नहीं, लेकिन आपको ऑर्डर्स लिखवाते जरूर देखे, बिकॉज दे नो एग्जैक्टली किसको कितनी डोज लगनी है। दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट इज नीडेड देयर। आपके वहां ना मैथ्स का टेस्ट हो रहा है, ना वहां किसी और चीज का। अगर आपके आगे पेशेंट बैठा हुआ है, यू आर डूइंग अ राउंड, आपके इर्द गिर्द 50 ट्रेनीज और कितने एसआस और कितने एपीस खड़े हैं, यू आर डूइंग राउंड इन द वार्ड एंड यू आर इनकाउंटरिंग अ पेशेंट, शी सिटिंग इन द वार्ड। आपको एक ट्रेनी ने बताया कि इसकी 8 HB है, तो आपने कितने प्रोफेसरों को देखा है कि ऑर्डर लिखवाने से पहले वो उसे ले जाके वेट मशीन पे वेट करते हैं, आपसे कहते हैं बेटा मुझे जरा पेन और पेपर तो दे। आपकी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। वो कब आएगी? जब आपके अंदर थ्योरी इतनी, अब भला रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स की ये सारी थ्योरी आयशा को नहीं पता होगी, मेरे से भी ज्यादा ही पता है उसको, लेकिन सिर्फ एक स्टेटमेंट बना के आंखों में आंखें डाल के कि मैं यहाँ पे एक प्रोफेशनल काम कर रही हूँ एंड दिस इज योर आंसर। अगर आप मुझे पेपर नहीं दे रही, इनडायरेक्टली आपने उसको आंखों में आंखें डाल के ये भी बता दिया यू नो योर वर्क, और ये भी बता दिया कि बेटर अपना वाइवा ठीक, if you have not given me paper and you're asking about the exact value, so this is the answer, right? Similarly with any, अगर वहां पे वेइंग मशीन नहीं रखी हुई, और बॉडी लैंग्वेज शुड बी दिस कॉन्फिडेंट विद द न्यू नॉलेज एंड एवरीथिंग उसकी, और ये कॉन्फिडेंस ही चाहिए एग्जामिनर्स को, यही लोग पास होंगे। उन्हें पता है कि आप कल को क्लिनिकल प्रैक्टिस करने जाओगे, आपकी नॉलेज ही आपकी पार है, आपका कॉन्फिडेंस और आपका ये जो ढीठपन है ना वो, लेकिन गलत नॉलेज, गलत उसमें हर चीज आपको नेगेटिव भी ले जाएगी। सही बात अगर करोगे सही कॉन्फिडेंस से, तो ये मिसहैप्स भी, अब पहले जमाने में पेशेंट फॉर एग्जांपल रिफ्यूजेस टू गेट द पेल्विक एग्जामिनेशन डन, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आपकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि वहां पे जो बैठा एग्जामिनर है वो डेयर ही ना करे ये बात करने के लिए कि बेटा रहने दो, आके बैठ जाओ। उसे पता हो कि ये कोई आम प्रोफेशनल बंदा नहीं आया भाई। आप उसको बताओ जाके पेशेंट को कि व्हाई आर यू डूइंग द पेल्विक examination, tell her about the exam scenario as well, tell her कि if she gets it done यही चीज, and if you pass the exam this knowledge, मतलब there are so many things to convince the patient। उसके लिए skills चाहिए, उसके लिए आपकी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज, आपकी प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, और वो, और ये इसीलिए तो बहुत सारे लोग जो शायद उतने लायक ना होते हो लेकिन पास फर्स्ट अटेम्प्ट में कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये स्किल्स ज्यादा होते हैं। सो एग्जाम के अंदर ऑड सिचुएशंस होती हैं, अनफॉर्चुनेटली वो अच्छी नहीं होती, वो अनलकी बात होती है, जैसे हो गई एनी के साथ या इस्लामाबाद। लेकिन अब अगर हो, और उसके अलावा ये कि CPSP ऐसे नहीं है, if you write down on a feedback form or if you go to the controller examination, they take serious steps on this। आपकी बात बिल्कुल मैटर की जाती है जी, ये नहीं होने चाहिए, मेरी बात है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। मैम मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं कंट्रोलर को फोन करके उनको खुद पर्सनली कॉल करके कहूं कि आप, ये बातें आयशा फोन पे नहीं होती। अच्छा डॉक्टर रूबा, वो बात हर चीज की प्रोफेशनल अप्रोच है, मैं नहीं आपकी बात सुनती हूँ, हर चीज की एक प्रोफेशनल अप्रोच। इफ यू आर टॉकिंग टू कंट्रोलर एग्जामिनेशन, यू आर नॉट टॉकिंग टू एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो कोई आम बंदा है नहीं, वो एक रिस्पेक्ट वाला बंदा। आप उसे कॉल्स नहीं कर सकते, आप उसे रास्ते में चलते हुए कॉरिडोर में नहीं पकड़ सकते। If you want to discuss a serious matter, एक opportunity थी to write down in the feedback form which was given to you at the end of exam, and you think that it was a serious problem, get an appointment, एक प्रोफेशनल तरीके से जाओ, अपने पॉइंट्स लिखो, जाके उनसे डिस्कस करो। That is the way you, that person is not an ordinary person। वो इतने कंसल्टेंट्स का कल को आप लोगों ने जाके प्रोफेसर बनना है, आप सबका वो एग्जामिनर है यार, वो कोई आम बंदा नहीं है। सो मैम लेकिन be professional in every aspect जी।
सॉरी कराची वाले तो बिल्कुल भी मतलब एग्जामिनर का मतलब कुछ बोल भी रहा है ना तो वो बस उनका कोई एटीट्यूड ही, इनको पता नहीं क्या सोच के बैठी थी कि उन्होंने फेल ही आज हमें क्या करना है। बेचारे सोचे, वो लोग इतना एग्जाम ले रहे हैं, इतने लोग उनके सामने से गुजर रहे हैं। देखो एक ह्यूमन कैपेबिलिटी है ना कि आप एक पहले दिन फ्रेश हो गए, दूसरे दिन फ्रेश हो गए, फिर 50-50 लोगों का एक ही चीज लेना, ऑब्वियसली आपका माइंड सो जाएगा। अब ये आपका काम है कि आप उसे बताओ कि उन 50 में से तो सिर्फ मैं ही हूँ। दिस इज योर मैम बॉडी मेरा लैंग्वेज, योर आई। आप ये सब तब आता है जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो, और वो कब आएगा? वो तब आएगा जब आपका ये हो तैयारी और आपकी ग्रुप डिस्कशन से ये कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए मैंने कहा 2 लोग कम है, मिनिमम 2 करो, लेकिन 5-6 लोग होते हैं ना, उनके बीच में जब बैठ के आप अपनी बात जस्टिफाई करते हो, और उन लोगों 5-6 का जो ग्रुप है ना, दैट इज अ वेरी गुड ग्रुप फॉर स्टडी। हाला ने हाथ उठाया हुआ और फिर एनी की बात सुनेंगे जी। हाँ एनी की बात सुन लेते हैं जी। एनी अच्छा डॉक्टर रूबा, मैं ये मेंशन करना चाह रही थी कि इतनी बुराइयां तो हमने उनकी कर ली, तो अच्छी बात भी बंदे को बतानी चाहिए, इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जब मैं गुड। फोर्सेप्स के स्टेशन पे गई तो वहां पे हाँ उन्होंने मुझे टीचिंग करानी थी फोर्सेप्स की, तो कोई फर्स्ट ईयर रेजिडेंट बनी हुई थी लड़की। तो ठीक है। वो ए टू जे निमोनिक मैंने जैसे ही शुरू किया, तो बीच में जब मैं एफ पे पहुंची तो एग्जामिनर मुझे कहती है थोड़ा सांस ले लो, रुक रुक के बता दो। मैंने कहा कि नहीं नहीं टाइम खत्म हो जाता है। तो वो कहती है कि तुम्हारी शक्ल ही देख के डिहाइड्रेटेड लग रही है। वो उठ के गई, मेरे लिए पानी ले आई और उन्होंने मुझे कहा देखो पहले पानी पी लो, मैं तुम्हारे नंबर एक्चुअली नहीं दिस इज काटती। द वे कि दे शुड इंस्टेड फैसिलिटेट यू, ताकि उन्होंने आपको कहा तो छोड़ अच्छी ना बात दो। भी बतानी चाहिए ना। उन्होंने मुझे बोला मैं तुम्हारे मार्क्स नहीं काटती, असल तुम जो खैर एग्जाम आराम होता से है ना, पानी पी लो। हम भूल ही गए कि असल एग्जामिनर को क्या होना चाहिए। थैंक हाँ यू एडी ने ये बात भी की। नो डाउट अभी तक जितनी बातें की वो मिसहैप्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कम ही होंगे, तो अच्छे क्योंकि लोग भी एवरी होते हैं अदर उनके अंदर। एग्जाम विल बी इम्प्रूव्ड। उसका स्टैंडर्ड हर अगली दफा बेहतर ही किया जाता है। उसमें फीडबैक परफॉर्मो का बड़ा रोल है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बताऊं चाहे नाम ना लिखो एग्जामिनर्स के, लेकिन इन जनरल करके जरूर लिखो कि ये मिसहैप्स हुए, ताकि अगली दफा वो लोग ना होने दें। वो नहीं, वो चीजें मैटर करती है, क्योंकि दे आर ऑल द टाइम ऑन दिस प्रोसेस कि दे हैव टू इम्प्रूव द एग्जाम एवरी अदर टाइम। उसमें आप लोगों का रोल इसलिए क्योंकि जो पॉइंट्स आप बताओगे वो उसको इम्प्रूव करेंगे। तो जब फीडबैक लिखो, यू मे नॉट नीड टू मेंशन द नेम्स, बट यू कैन से कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ताकि वो उसको ठीक कर सके। एनी ने जिस तरह कहा, हम भूल ही गए कि असल में एग्जाम कैसे होना चाहिए। एग्जाम तो ऐसे होना चाहिए कि इतना बेस्ट एटमोसफेयर हो कि यू आर एबल टू गिव योर बेस्ट, वो आप में से बेस्ट निकाल सके। असल तो ये, जैसे अभी एनी ने बताया कि शी वॉज डूइंग इट वेल, माशाल्लाह, ये कोई आसान स्टेशन नहीं था। ये बहुत एक होता है फोर्सेप्स की क्लिनिकल स्किल डेमो, वो आसान होती है, किसी को कराना उसके जो पूरा सिनेरियो और उसको करना वो ज्यादा मुश्किल स्टेशन है। तो बट डिस्पाइट दैट फैसिलिटेट करना, पानी देना, इवन हमारे तो नहीं, बाहर के कंट्री में तो ड्यूरिंग एग्जाम दे ऑफर चॉकलेट एज वेल इफ दे सी के somebody is not like है, you can ask for a chocolate or anything, मतलब even so these are few little things जो के फैसिलिटेट करने के लिए असल में दिस इज द वे एक होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिसहैप्स, लेकिन हमें वैसे करना है कि मिसहैप का मुकाबला कर सके। जी अब जल्दी जल्दी सवाल पूछ लो, फोन मुझे बड़े आने शुरू हो गए हॉस्पिटल से। हाँ जी मैडम, मैंने तो अपना सवाल लिख के आपको भेज दिया। मैं ये डॉक्टर रूबा मैं कहना कुछ चाहती हूँ कि अच्छा ऑल तो मेरा जी मैं अपनी मिस्टेक वो नहीं कर रही, लाइक मतलब मेरा नॉलेज बहुत जबरदस्त था, और मतलब मेरे साथ ये फर्स्ट स्टेशन पे ही मेरी जो गाड़ी है तो बस वो बंद हो गई, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट वॉच थी। अब पता नहीं उसको क्या हो गया, बस इट वाज नॉट माय डे। बट आई कैन से दैट जो एग्जाम था इट वाज ऑल अबाउट शाज़िया खटक। इन लड़कियों ने मतलब उस पर प्रैक्टिस की कि सिर्फ वही पास हुई है, और जो एक्स्ट्रा नॉलेज और जो बहुत ज्यादा बातें मतलब कॉम्प्लिकेट करके बोल रहे थे तो दे एक्चुअली फेल्ड। और मेरा तो खैर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, बट आई कैन जस्ट से 100% दैट दैट वाज जस्ट देयर डे, देयर गुड लक। और जो पास हुई इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत ज्यादा लाइक थी, देखो बट दैट ऑफ कोर्स लाइक तो दे हैव सारे जस्ट हैं। लाइक मैडम इस्लामाबाद सेंटर में आई हैव जस्ट सीन लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट पे ऑलमोस्ट लाइक many girls, like say that out of यही है 100 कि maybe यही तो 80 बता रही passed, हूँ, and इस I was वक्त the girl नॉलेज that सबको I है। couldn't make it. इट्स यस गुड हाला, गुड पॉइंट, गुड। But they only passed because of I think so practice जो उन्होंने ग्रुप में की थी,
टाइम मैनेजमेंट, Good. और आगे से वो 1-2 क्वेश्चंस भी पूछ के, बस 1-2 क्वेश्चंस पूछ के, इन्वेस्टिगेशंस पूछ के मैनेजमेंट, मतलब वो तो इतने आसान सिनेरियोज Simple थे कि मतलब Exactly. हमारे क्या सिनेरियोज आए थे, एक सिर्फ पर का थोड़ा मुश्किल था। तो मैडम वो वाले थे ना जो हम लोग आई थिंक सो के एमसीक्यूज में भी, मतलब इट वाज सो यार सिंपल ये मैं एग्जाम, कह रही हूँ, आप लोग और सारे जो मतलब क्वालिफाई एग्जाम करके पहुंचे हो, you all know knowledge, examiners also know that you know knowledge. It's a different thing that you have और to मैडम do. एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे पास हुई, दे डोंट हैव दैट मच गट्स कि लाइक अब अगर कोई थर्ड अटेम्प्ट पे पास हुआ है जैसे कि डॉक्टर मारिया थी, तो मतलब ऑफ कोर्स हर नॉलेज इज मोर, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे पास होके बहुत खुश हो रही। पेशेंट्स कैन जज कि यार कौन सा डॉक्टर मुझे ट्रीट, अब उसके पास जो पेशेंट्स जाएंगे तो वो उसी के पीछे लग जाएंगे, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ऐसे ही। पास होके खुश हो रही कि यार कारनामा कर दिया, मैडम पेशेंट कैन जस्ट, तो मैं तो इस बात पे नहीं खफा, बस इट वाज नॉट माय डे, इट्स फाइन। और मतलब इतनी डिप्रेशन हो रही थी इन इंशाल्लाह हो सबके साथ जाएगा, बात करके सबका हो कि जाना है। जैसे एग्जामिनर हमें कोई मैम इतना, मतलब मैम इतना आसान है, लेकिन अब मसला ये कि ये लोग कह रहे हैं अब पैटर्न चेंज हो रहा है, अब लॉन्ग केस आ रहा है, अब ये नहीं जो आ रहा अभी, स्पेकुलेशन है, मतलब हमें नहीं पता कि हम ऐसे नहीं कौन आ रहा, सा ये यही सिनेरियो, पैटर्न है, मतलब यही पैटर्न है। आयशा बताओ आपने क्या कहना है, पैटर्न तो देन इतना दिस लास्ट आसान है क्वेश्चन। मैम, ये जी पैटर्न हाला, तो इतना आसान है, जस्ट पैटर्न यही है हाला। लेट्स टेक आयशा's क्वेश्चन। जी आयशा। मैम मैंने भी यही बात कहनी थी जो लास्ट उन्होंने कही कि एग्जामिनर बहुत, कुछ एग्जामिनर तो बहुत अच्छे थे, लाइक जैसे क्लिनिकल, मैं नाम मैम मैं सारे जरूर ये नाम अच्छे होंगे, ये एक नहीं अनफॉर्चुनेट मैम, बात है जो हो जाए, जो नहीं मैम होनी चाहिए। मैम डॉक्टर हलीमा जैसे जेपीएमसी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डॉक्टर खतीजा है मैम, वो सो नाइस, हालांकि क्लिनिकल गवर्नेंस का सेशन था, थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा था सर, लेकिन हट के है ना डॉक्टर वो। इतने अच्छे कि, और मैम डॉक्टर हलीमा ने मुझे इतने अच्छे तरीके से उसको बताया कि बेटा तुम इस तरह से पूछो, इस तरह से मुझे बकअप किया शुरू में, और मेरा वो सेशन बहुत अच्छा गया। और डॉक्टर रजिया कुरैशी के पास एक सेशन आया था, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे बकअप किया। एक लेकिन जो एक आया था वो पीपी, वो समझ नहीं आ रहा था उसमें क्या था, हेल्थ था, वो हेडेक था, वो क्या था, लेकिन वो रेस्ड इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन थी डॉक्टर रूबा, ये मैंने आपसे डिस्कस करना था। हेलो डॉक्टर रूबा, मैंने आपसे ये भी लास्ट बोलना क्वेश्चन था। पे जाना है। जी जी, बस ये मैं थोड़े से टॉपिक्स आपको लेकिन बता आई रही हूँ। रियली लाइक यू ऑल केम अप विद योर प्रॉब्लम्स, हम अगली क्लास भी इस पे कर सकते हैं, बट डॉक्टर रूबा, यस जी ये आप थोड़ा सा नोट डाउन अगर कर सकती हैं अपने हाँ साथ, मैं कर रही हूँ तो। आईयूसीडी इन प्रेगनेंसी, पेशेंट की आई हुई थी स्टेशन के ऊपर, तो वो मिसप्लेस्ड, उसको थ्रेड फील हो रहा था, लेकिन वो एम्बेडेड था डीप डाउन इन हर यूट्रस, और वो 8 वीक्स की प्रेगनेंसी थी। तो उसका जो मेन क्वेश्चन था कि अगर मैंने उसको बताया कि आपको मिसकैरेज और वो जो हम सारा करते हैं, उसने मुझे बोला कि अगर इसी प्रेगनेंसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ और आईयूसीडी भी नहीं निकलवाती, तो क्या मैं एंड तक प्रेगनेंसी लेके टाइम पे डिलीवर हो जाऊंगी और इससे मुझे कोई इशू नहीं होगा। वो उसका मेन क्वेश्चन ये था। दूसरी चीज जो हम कभी भी नहीं करते, जो हम इस दफा करना चाहते हैं आपके साथ, एक तो सीएनएस के टॉपिक्स, रेज्ड इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन आया हुआ था, उसको मैंने बोला आईसीयू केयर देंगे, मैनिटॉल देंगे, वो कहती है डायग्नोज तो आपने कर लिया, मतलब वो इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि गायनी वाले रेज्ड इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन को डायग्नोज करेंगे। तो वो मैंने हेडेक्स इन प्रेगनेंसी का टॉक आर्टिकल पढ़ा हुआ था। एनीवेज, और जॉन्डिस, हाँ जॉन्डिस को हमने करना हम चाहते हैं आपके साथ। दूसरा पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी का बहुत अच्छा टॉक आर्टिकल है, उसको वो बार बार आ रही है, पिछली दफा भी आई थी, इस दफा फिर पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और एचआईवी इन प्रेगनेंसी और विदाउट प्रेगनेंसी, एचआईवी और जॉन्डिस, डॉक्टर रूबा ये नोट डाउन किया। और दूसरा एक चीज बता दूं, ब्लैडर इंजरी का जो आया हुआ था हमारा स्टेशन, उसमें मैंने उनको बोला, कहती हैं आप क्या करोगे। एक तो उनका ये मसला था जो मुझे प्रॉब्लम हुई कि ब्लैडर जगह जगह से कटा हुआ था, तो वो मुझे कहती थी कि साइट ऑफ इंजरी मुझे बताओ कि इसमें साइट ऑफ इंजरी क्या है। तो वो कुछ लड़कियों ने मेरे से पहले भी, हाँ वो मेरे से पहले भी बहुत सारी लड़कियां वो स्टेशन करके गई थी, तो जो मेरे वाली जगह पे होल था, जो मेरे स्टेशन मेरे हिस्से में आया, तो मुझसे साइट ही लोकेट नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बहुत उसमें गंद मचा हुआ था उस टाइम पे। और दूसरा ये था कि वो मुझे कह रही थी कि आप करोगी क्या, मैंने कहा मैं प्रोसीजर को स्टॉप करूंगी, मैं कंसल्टेंट को बुलाऊंगी, मैं ये वो। कहती है एक चीज आपने मिस कर दी, और वो आखिर तक मुझे समझ नहीं आई वो एक चीज क्या है। तो हम इस इंजरीज को इस दफा कर लें तो अच्छा होगा। ठीक है, और बस ये चीजें, एचआईवी था, बहुत अच्छी बातें बताई हैं, नहीं ये जरूर करनी है। गुड। और ये सीएनएस के टॉपिक्स डॉक्टर रूबा, एपिलेप्सी के अलावा हम तो करते ही नहीं है, तो हेडेक्स इन प्रेगनेंसी। हाँ ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था यार। गुड, ठीक है, गुड। सो बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है हमारी। और आयशा ने अगर कुछ कहना जल्द से कह दो लास्ट 1 मिनट में, फिर हम जो है मैम मुझे यही था कि जो रेस वाला एग्जामिनर थी ना, इससे एक तो हमें ये स्टेशन आ नहीं रहा था, और ऊपर से उन्होंने हमें इतना इसमें कंफ्यूज किया, हमें घुमाया
बहुत इस वजह से हमें बहुत मुश्किल हुआ। मैम ये जरूर आप प्लीज हमें अच्छा कराइएगा डॉक्टर ना। रूबा, यही बात ना कि ये स्टेशन बहुत मुश्किल था, अनएक्सपेक्टेड था। जैसे ही मैंने डायग्नोज किया और मैनिटॉल बोला ना, उसके बाद एग्जामिनर ने मुझे कहा ठीक है भाई जाओ बस। वो पास कर दिया ना वो, हाँ पास। वो डिजर्विंग था भाई। चलो गुड, नहीं अच्छी बात है, बड़ी अच्छी डिस्कशन आप सबने की है। इंशाल्लाह